बीजेपी बहुत कोशिश कर रही है दोस्तों कि किसी भी तरह से कांग्रेस को चुप करा सके, उसके हौसले को कमजोर कर सके, लेकिन कांग्रेस की मजबूती के आगे बीजेपी का कोई दांव काम नहीं कर रहा है। कांग्रेस के तेवर से बीजेपी पस्त दिख रही है। दरअसल आज फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने खरी खरी बातों से बीजेपी को परेशानी में डाल दिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद आज पहली चुनावी रैली के लिए मेघालय के राजधानी शिलांग पहुंचे, आप जानते हैं, और जहां उन्होंने फिर से अडानी मुद्दे का जिक्र करके बीजेपी को बता दिया कि वे इस मामले को हर मंच से उठाते रहेंगे। आइए जरा सुन लेते हैं सीधा क्या कुछ कह रहे थे। हालांकि भाषण वहां दे रहे थे राहुल गांधी अंग्रेजी में और बहुत आसान इंग्लिश है, आप सब अच्छी तरह से समझ जाएंगे। जरा सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। You must have heard a few days ago I made a speech in Parliament and I asked the Prime Minister some direct questions. I asked the Prime Minister about his relationship with Mr. Adani. We're talking about corruption in Meghalaya, so I'd like to also mention corruption at the center, which is at a scale that has probably never been seen ever in Indian history before. One businessman, close friend of the Prime Minister, goes from being the 609th richest man in the world to the second richest man in the world. Matter of years. He owns the ports, the airports, he does construction, he dominates the defense industry, he dominates the apple trade in Himachal Pradesh. Every single business is open to him, he has access to it. Why? Because he is close to the Prime Minister. And I asked this question to the Prime Minister. I stated all the facts. I showed how, without having any experience in the airport business, Mr. Adani gets the most profitable airports in the country. He gets Bombay Airport, which is the most valuable airport in the country. And he gets it after the people running the Bombay Airport are pressurized with the CBI and with the... तो राहुल गांधी लगातार अपनी बात रख रहे हैं, इंग्लिश में बोल रहे हैं, लेकिन इनकी बातें जो हैं वो साफ समझी जा सकती हैं। और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के बीच जो संबंध हैं उसको लेकर के उसका खुलासा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस हर मंच से मैंने अपनी बात रखी, कई सारे सवाल पूछे संसद के अंदर भी, लेकिन वहां जवाब नहीं मिला। जवाब में क्या था? जवाब में था कि आप नेहरू सरनेम क्यों नहीं लगाते हैं, नेहरू की जगह आप गांधी सरनेम क्यों लगाते हैं। ऐसे ऐसे जवाब ये मिला कि इंदिरा गांधी ने कई राज्यों की सरकारें गिरा दी थी, क्यों गिराई थी। बहुत अलग अलग बातें, आप सब यहां दोहराना जरूरी नहीं समझता, आप सब अच्छी तरह से समझते हैं। लेकिन राहुल के इन बयानों का मेघालय चुनावों पर क्या असर पड़ता है, इस बारे में कुछ कहना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना तय है कि देश के कोने कोने तक राहुल गांधी अपनी आवाज पहुंचाने में कामयाब हो गए हैं। वहीं नागालैंड पहुंचे, नागालैंड में भी चुनाव है, आपको पता ही है, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा में चुनाव हो चुका है। तो नागालैंड पहुंचे हुए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को सीधी चुनौती दे दी है और कहा है कि भले 100 मोदी और 100 अमित शाह आ जाएं, लेकिन सरकार कांग्रेस की ही बनेगी। खड़गे ने कहा कि 2024 में कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष भाजपा को हटा देगा, हरा देगा। आपको बता दूं कि कल ही अमित शाह ने कहा था कि 2024 में कांग्रेस दूरबीन लेकर देखने से भी नहीं दिखेगी, लेकिन खड़गे ने तुरंत इसका जवाब देकर अपने इरादे बता दिए हैं। हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, आप जान रहे हैं, कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कांग्रेस भी उसी मोड पे है, कांग्रेस भी पूरी तरह से एग्रेसिव मोड पर इस वक्त अपनी बात जनता तक पहुंचा रही है और प्रतिद्वंदी कौन, यानी सत्तारूढ़ बीजेपी, उसको जवाब दे रही है। वैसे बीजेपी के लिए इन चुनावों में मुश्किलें और भी बढ़ रही हैं और बीजेपी राज में दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान बनने वाले गौतम अडानी की मुश्किल भी अब बढ़ती हुई जा रही है, जिनके बारे में थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे इंग्लिश में राहुल गांधी जो कुछ रख रहे थे अपनी बात। अब विकीपीडिया का नाम सुना होगा आपने। विकीपीडिया
जहां पर आपके बारे में पूरी जानकारी रहती है। एक एनसाइक्लोपीडिया के रूप में ये कह सकते हैं कि डिजिटल एनसाइक्लोपीडिया है विकिपीडिया। विकिपीडिया ने एक खुलासा किया है और उसके खुलासे के बाद आज अडानी ग्रुप के शेयर और गिर गए और गौतम अडानी अब अमीरों की सूची में 27वें स्थान पर आ गए हैं। कहां दूसरे नंबर पर, कहां 27वें नंबर पर। जिस तरह एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, कई राज खुल रहे हैं, उससे मोदी सरकार के लिए अपने पैर जमाए रखना और मुश्किल होता जा रहा है। और अब उसके मंत्री भी अपनी सरकार का बचाव करने के फेर में उसे और फंसा रहे हैं, यानी अपनी सरकार को ही फंसा रहे हैं, मोदी जी को ही फंसा रहे हैं। कल ही विदेश मंत्री, दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं हमारे देश के, आप जानते हैं, और उन्होंने एस जयशंकर पूर्व नौकरशाह रह चुके हैं, IFS रह चुके हैं, और उन्होंने ANI एक न्यूज एजेंसी है उसको एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में उन्होंने गुजरात दंगों पर बनी डॉक्यूमेंट्री पर सवाल उठाए हैं। किसने बनाई डॉक्यूमेंट्री आपको पता है, BBC। और उस डॉक्यूमेंट्री पर हमारे देश में बैन लगा दिया गया। हालांकि वो डॉक्यूमेंट्री हमारे देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए नहीं बनी थी, वो डॉक्यूमेंट्री यूरोप के लिए और ब्रिटेन के लिए बनी थी, लेकिन उस डॉक्यूमेंट्री को यहां दिखाने पर बैन लगा दिया गया। जबकि उन्हीं दंगों पर, यानी 2002 के दंगों पर 4 अप्रैल 2002 को एस सुब्रमण्यम के पिता डॉक्टर सुब्रमण्यम का एक आलेख, यानी एक आर्टिकल द टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा था, जिसका शीर्षक था धर्मा वॉज किल्ड इन गुजरात, यानी गुजरात में धर्म की हत्या हुई। इस आर्टिकल में विदेश मंत्री एस जयशंकर के पिता डॉक्टर सुब्रमण्यम ने लिखा था कि गुजरात दंगों में धर्म की हत्या कर दी गई थी। जो लोग निर्दोष नागरिकों की रक्षा करने में विफल रहे हैं वे अधर्म के दोषी हैं। इसीलिए यहां दोस्तों सवाल उठता है कि क्या जयशंकर, यानी एस जयशंकर, आज जो हमारे देश के विदेश मंत्री हैं, अपने पिता की लेखनी और विचारों को भी गलत या राजनीति से प्रेरित बताएंगे? वहीं चीन के मुद्दे पर एस जयशंकर ने अपनी सरकार का बचाव करते हुए कहा है कि कांग्रेस नेता नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वास्तविक रेखा पर, यानी LAC पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सेना भेजी थी। कांग्रेस ने नहीं, नरेंद्र मोदी ने। अब तक सीमा पर जिस भी तरह से सेना की तैनाती होती है या जो भी लड़ाइयां अतीत में हुई हैं, उनमें देश के प्रधानमंत्रियों ने ही फैसला लिया है, विपक्ष में बैठे लोगों ने नहीं लिया है। फिर जयशंकर इस बात का श्रेय क्यों ले रहे हैं कि मोदी जी ने सेनाएं भेजी? उन्होंने राहुल गांधी के लिए यह भी कहा कि मैं ये नहीं कहता कि चीन को लेकर मुझे ही सबसे ज्यादा ज्ञान है। अगर मुझसे भी ज्यादा कोई चीन के बारे में जानता है तो मैं उन्हें सुनने के लिए तैयार हूं। अब क्या कहा जाए? संसद में प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो अकेले सब पर भारी हैं और उनके विदेश मंत्री दूसरे नेताओं को चुनौती दे रहे हैं कि वे चीन के बारे में उनसे ज्यादा ज्ञान देकर बताएं। क्या लोकतंत्र में यह रवैया ठीक है? सवाल बहुत है दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि मोदी सरकार को कांग्रेस की चेतावनी है। चेतावनी न सिर्फ खड़गे, चेतावनी राहुल गांधी भी, चेतावनी उस जनता के द्वारा भी, और खासकर आज की तारीख में उस व्यापारी वर्ग की तरफ से भी जो लगातार अदानी के शेयर को बेच रहा है, खरीद नहीं रहा। आज भी अदानी के तमाम शेयर गिर गए, सारे लाल निशान में। कई सर्किट में, लोअर सर्किट आप जानते होंगे, कहीं 5%, कहीं 10%, कहीं 20%, उससे ज्यादा अगर सेल बिकवाली हुई तो सर्किट, यानी आप बेच नहीं सकते, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा सामने वाला। क्या अदानी साहब बर्बादी की कगार पर हैं? ये भी समझेंगे, और समझेंगे कि ये जो चुनौती है, जो चेतावनी है कांग्रेस की, वो क्या चेतावनी है और किस रूप में है, और इससे कांग्रेस को क्या भला होने वाला है, देश का क्या भला होने वाला है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊं, आगे बढ़ें। हमारे साथ इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। एक लंबे अंतराल के बाद बुशरा खानम जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बुशरा जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में आप सब भली भांति परिचित हैं। स्वामी जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ JP सिंह साहब जुड़े हुए हैं, उधर प्रयागराज, जिसे पहला नाम जो पहले कहते थे इलाहाबाद, अभी भी प्रयागराज बोलने से पहले कई बार सोचता हूं क्या गलत तो नहीं बोल रहा हूं। तो JP सिंह साहब, आपका स्वागत है, और स्वागत है हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी का। आप चारों का स्वागत करता हूं, और स्वागत है आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं। इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और बहुत सारी चीजें, सुबह सुबह एक खबर आई, एक लोक गायिका है, उत्तर प्रदेश का जिक्र कर रहा हूं,
तो एक लोक गायिका हैं नेहा सिंह राठौर, यूपी में काबा खूब फेमस हुई, खासकर उत्तर प्रदेश चुनाव के समय। हैं रहने वाली बिहार की, लेकिन उनकी शादी हुई उत्तर प्रदेश में, पढ़ी वहीं उत्तर प्रदेश में, और वहीं उत्तर प्रदेश में शादी हुई है। और अब उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको सुबह रात को एक नोटिस थमा दिया कि ये जो गाना आप गा रही हैं यूपी में काबा, इसमें जो गा रही है ये आप ही हो? अगर हो तो पहचान के बताओ। इसमें जो लिखा है वो आपने लिखा है या किसी और ने लिखा है, ये भी बताओ। ऐसे 7 सवाल हैं। उन 7 सवालों का जवाब उन्हें 3 दिन के भीतर देना है। सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं। एक सवाल उधर ब्रिटिश संसद में भी उठा, वो ये उठा कि हिंदुस्तान में ब्रिटिश BBC यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के यहां जो छापेमारी हुई IT की, उस छापेमारी से क्या लेना देना है सरकार का? मोदी सरकार क्या यहां मीडिया को दबाने की कोशिश कर रही है? क्या मीडिया की आजादी यानी उसकी जो स्वतंत्रता है उस पर दखल दे रही है सरकार? इस पर भी सवाल, और उस पर सरकार का जवाब आया उधर से। सुनक सरकार आप जान रहे हैं, सुनक साहब अभी वहां के प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के, उनकी सरकार की तरफ से जवाब भी आया है। तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, और इन सवालों के बीच एस जयशंकर साहब जो अपनी बात रख रहे हैं वो भी आपने सुन ही लिया। राहुल गांधी मेघालय में, और उधर उनके अध्यक्ष महोदय नागालैंड में, सब अपनी अपनी बात, मेघालय नागालैंड में चुनाव, सब अपनी बात रख रहे हैं। और यहां गहमा गहमी मची हुई है, और समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि क्या लोकतंत्र में ये जो कुछ चल रहा है वो ठीक चल रहा है। और इस ठीक चल रहा है से आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास, क्या कहेंगे आप? हालांकि लोकतंत्र का जिक्र कर रहा हूं तो एक खबर और रख ही देता हूं। वो खबर है शिंदे गुट बनाम उद्धव ठाकरे गुट। और शिंदे बनाम उद्धव ठाकरे के बारे में अभी तक जितनी चीजें थी वो आप सबके सामने है। उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना पार्टी और निशान दोनों अब शिंदे गुट के पास में है, लेकिन इसको चुनौती देते हुए, और इससे पहले भी 1-2 केस है जो सुप्रीम कोर्ट में है, जिस पर अब 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। तो एक झटका आज की तारीख में शिंदे गुट को है। शिंदे गुट को लग रहा था कि सब कुछ अब बल्ले बल्ले है और सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को खारिज कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो लोकतंत्र की हम बात कर रहे हैं, और लोकतंत्र में जो कुछ हो रहा है, दुहाई लोकतंत्र की बहुत देते हैं लोग, संविधान की दुहाई देते हैं। एक बाबा हो गए उधर मध्य प्रदेश में, वो भी संविधान की दुहाई दे रहे हैं कि उनके भाई ही तमंचा लेकर, पिस्तल लेकर के कहीं किसी को धमका रहे थे, क्या कर रहे थे, हालांकि मैं वो देखता नहीं हूं, लेकिन वो भी सोशल मीडिया पे आके बोल रहे हैं कि संविधान से बाहर कोई नहीं है, सब कुछ संविधान के अंदर होगा। लेकिन संविधान के अंदर ही ये भी पूछा जाए उनसे कि जब वो बैठते हैं मंच पे प्रवचन करने के लिए, तो क्यों कहते हैं चाकू छुरी और बाकी क्या क्या और AK-47 खरीद लो और कुछ और कर लो, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी आने वाले दिनों में। तो संविधान की दुहाई, लोकतंत्र की दुहाई, और उसके बीच कांग्रेस भाजपा जो कुछ चल रहा है, जरा पहली प्रतिक्रिया चाहिए प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। देखिए राजीव जी, जैसे आपने कहा मोदी सरकार को कांग्रेस की चेतावनी, देखिए वास्तविकता में ना हमें अदानी से कोई लेना देना है, ना मोदी जी से लेना देना है, ना राहुल गांधी से कोई लेना देना है। हमें इस चीज से लेना देना है कि भारत माता की जो प्रतिष्ठा है, लोकतांत्रिक मूल्य हैं, और हमारे जो परंपरा है और जो हमने विश्व में अपनी एक छवि बनाई है, उसको कैसे सुरक्षित रखा जाए। अब आप सोचिए, सिद्धांत की बात सोचिए, जब BBC पे अटैक होता है, जब अनिल देशमुख पे होता है, संजय राउत पे होता है, जब पत्रकारों पे होता है, तो यह कहा जाता है, बीजेपी के प्रवक्ता हर डिबेट में आके ये कहते हैं, कोई बात नहीं, हो जाने दीजिए ना जांच। जब जांच हो जाएगी, अगर वो गलत नहीं है तो निकल जाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी, नेशनल हेराल्ड पे आप जांच करने दीजिए, और अगर दोषी होंगे तो सजा मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। यही जस्टिफिकेशन हर जगह वो देते हैं। प्रश्न यह है, किसी भी छोटे से छोटे, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी से पूछ लीजिए, भारत के इतिहास में हर्षद मेहता, केतन पारेख और ये सत्यम के केस से भी बड़ा केस यह है, और बड़े गंभीर आरोप हैं। इसके बावजूद जांच शुरू क्यों नहीं हो रही है? देखिए, आपने देखा महाभारत के अंदर जो आपके धृतराष्ट्र थे वो अंधे थे, इसलिए संजय के माध्यम से वो उनको सारा वृतांत पता चलता था,
और क्योंकि दुर्योधन के पिता थे इसलिए उन्होंने अपने पुत्र मोह में उन्हें एक प्रकार की सारी छूट दे रखी थी और कृष्ण समझाते रहे उनको कि यह मत कीजिए, लेकिन वो नहीं माने जी। लेकिन अडानी तो आपके पुत्र नहीं है। अडानी से आपका रिश्ता क्या है, जो राहुल गांधी ने सीधा सीधा प्रश्न पूछा। अगर आपका अडानी से कोई लेना देना नहीं है और छोटे छोटे केस में 20-20 हजार रुपए के केस में भी आप इंक्वायरी करवा लेते हैं, सीबीआई ईडी भेज देते हैं, तो इस पर्टिकुलर केस में जहां लाखों करोड़ों रुपए का न केवल मामला है, सेबी भी जांच के दायरे पे है, प्रश्न चिन्ह के दायरे पे है, डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स भी है, आरओसी भी है, स्टॉक एक्सचेंजेस भी हैं। अगर स्टॉक एक्सचेंजेस में इंफॉर्मेशन सेबी में नहीं दी गई और प्लेज करके लोन उठाया गया है, क्या यह उल्लंघन नहीं है? 25% अगर शेयर होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर्स के पास नहीं, तो प्रश्न ये होता है जांच क्यों नहीं करा रहे आप? आपका उनसे क्या रिश्ता है जो राहुल गांधी पूछ रहे हैं? आप देश का हर आदमी आपसे पूछ रहा है, जांच करा लीजिए। अगर अडानी जी पाक दामन साफ होंगे, पूरे विश्व के चेहरे पे काली फूट जाएगी। अब आप कह रहे हैं नहीं साहब, सब आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, आपके स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, जेपी मॉर्गन, बीबीसी, हिंडरबर्ग, जॉर्ज सोरोस, मतलब दुनिया का कोई भी ऐसा देश या वित्तीय संस्था आपको नहीं दिख रही है जिसे आपको नहीं लग रहा कि आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। अरे ये कैसी घटना, ये क्या कर रहे हैं हमारे देश के मूल्यों के साथ? और ये केवल हिंदुस्तान के कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सवाल नहीं है, विश्व के जो एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो नॉर्म्स हैं, आप उनका उल्लंघन कर रहे हैं, उनको हास्यास्पद बना रहे हैं। तो देश की अर्थव्यवस्था को क्यों सरकार बर्बाद करने में लगी हुई है, और क्यों सेबी और डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स आरओसी? तो प्रश्न ये उठता है, जांच करा लीजिए, चीजें साफ हो जाएंगी। तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने 100 की गिनती बताई है। 100 की गिनती क्यों बताई? कौरव भी 100 थे। तो प्रश्न ये उठता है, ये अब प्रश्न धीरे धीरे सबके पर जांच क्यों नहीं हो रही है? एस्टेब्लिशमेंट्स क्यों उनसे नहीं पूछ रहे हैं? वो विदेश में कैसे घूम रहे हैं? उनके भाई जो हैं वो साइप्रस के जो नागरिक हैं, क्या उनकी शेल कंपनी से जवाब क्यों नहीं दे देते कि नहीं है? आप बता दीजिए कि कोई इसमें बेनामी पैसा नहीं, कानून का उल्लंघन नहीं हुआ, कह दीजिए ना। जनता की जो जिज्ञासा है वो शांत हो जाएगी। तो आप छिपना क्यों चाह रहे हैं? अडानी जी की इतनी रक्षा क्यों कर रहे हैं? अडानी को इतना बचाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? हमारी देश की प्रतिष्ठा को, हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को और हमारे सारे एस्टेब्लिशमेंट्स को अडानी जी के लिए मोदी जी ध्वस्त क्यों कर रहे हैं? ये हमारा प्रश्न है जी। ये बड़ा प्रश्न है, और साथ साथ अडानी जी जो हैं वो मोदी जी जितना भी बचाने की कोशिश करें, लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं, जो उनके शेयरों में जिन्होंने पैसे लगाए हैं, वो बचाने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं और लगातार उनके शेयर गिर रहे हैं। बीच बीच में पुश करने की कोशिश तो जरूर होती है, लेकिन कुछ न कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं। क्या पूरी की पूरी विदेशी ताकत जो है बुशरा जी, सब हिंदुस्तान के ऊपर और मोदी जी के ऊपर ही लगी हुई है? तब पूरी तमाम ताकतें, जैसे अडानी के ऊपर भी जो बातें हुई, कहा गया कि ये विदेशी ताकत है और देश को गुमराह कर रही है और देश के साथ, और इसकी तुलना जलियांवाला बाग तक से कर दी गई थी, आप याद कीजिए। और ऐसे ही अब जितनी बातें आ रही हैं, चाहे वो बीबीसी का मसला हो, अडानी का मसला हो, और भी कई सारी बातें आई, सब में हम देख रहे हैं कि विदेशी ताकत सामने। क्या सब लोग मिलकर के, हिंदुस्तान के लोग जो हैं, और खासकर उसके साथ साथ ये भी कि कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं विदेश से उनकी कुछ साठगांठ है। राहुल गांधी की साठगांठ न सिर्फ इटली से, बल्कि उनकी साठगांठ की बात चीन से भी की जाती है। और चीन के मुद्दे पे एस जयशंकर साहब जो बात कह रहे हैं, वो भी हमने आप सबके तक पहुंचा ही दिया है, आप लोगों ने सुना ही है। जरा आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं, क्या विदेशी साजिश इतनी तगड़ी हो रही है कि हमारे देश में उथल पुथल है, और इसके कारण आज अडानी साहब जो हैं दूसरे नंबर से 27वें नंबर पर पहुंच गए हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी का आ तक नहीं बोलते हैं। उधर एक उनके प्रवक्ता जो हैं वो कुछ गड़बड़ बोल देते हैं तो उनके खिलाफ और सोनिया गांधी के खिलाफ नारेबाजी होती है। क्या कुछ कहेंगी आप? जी देखिए, जो कुछ देश में हो रहा है वो अब किससे छिपा नहीं है, और जितना भी इसको दबाने की, छिपाने की कोशिश की गई और की जा रही है, उतना ही ये सरफेस पर सामने आ रहा है। चाहे अडानी की बात करें या बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की आप बात करें, शायद इतने लोग तब नहीं देखते जब वो ऐसे ही नॉर्मली रिलीज होती, लेकिन जैसे इसको बैन किया गया तो क्या है इस डॉक्यूमेंट्री में जिसको पूरी सरकार जो है ताकत लगाकर इसको बैन कर रही है, और इसको बैन अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कर दिया गया है।
और उसके बाद से ही ये डॉक्यूमेंट्री जो है वो चर्चा का विषय इस कदर बन गई कि पहले शायद इतनी नहीं बनती, लेकिन उसके बाद हर किसी के व्हाट्सएप पर हर जगह ये डॉक्यूमेंट्री पहुंच गई। अब आप भी देखिए राजीव जी, अगर एक पार्टी को देश का पर्याय मान लिया जाए, सिनोनिम मान लिया जाए कि एक पार्टी ही देश है, तो उस पार्टी के खिलाफ कोई भी बात कही जाएगी, कोई भी आवाज बुलंद होगी, कोई भी पत्रकार सवाल पूछेगा, विपक्ष आवाज बुलंद करेगा, या उनके साथ जो लोग हैं अडानी या अंबानी, अभी तो अडानी की बात हो रही है, उसको लेकर कोई सवाल खड़े करेगा तो उसे देश का दुश्मन करार दे दिया जाएगा। बड़े बड़े मीडिया हाउसेस भी आप ये देखिए कि किस तरह से चमचागिरी में फिलहाल लगे हुए हैं अडानी की, या फिर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर भी आप ये देखिए कि किस तरह से क्वेश्चन किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि बाहरी जो मीडिया है वो यहाँ पर सवाल नहीं खड़ा कर सकता है। तो जब भी बात एक पार्टी की होती है, हमेशा उसको देश से के साथ लाके खड़ा कर दिया जाता है और उसको ये बता दिया जाता है कि देखिए ये देश के खिलाफ आवाजें हैं। अब आप ये देखिए कि एक सिंगर जो अपनी बात को अपने लिखे हुए को गाकर अपने तरीके से अपनी जो डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक ये पूरा निजाम है, इसमें अपनी बात को कहने की कोशिश कर रही, तो देखिए किस तरह से उसको नोटिस सर्व किया गया है। तो क्वेश्चन अब ये है कि अभी भी इस देश में लोकतंत्र है बा, ये पूछा जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि पत्रकार आवाज नहीं उठा सकते हैं, विपक्ष अपनी बात को रख नहीं सकता है, सिंगर अपनी बात को कह नहीं सकते हैं, लेखक अपनी बात को कह नहीं सकते हैं, क्योंकि जैसे ही वो अपनी बातों को कहते हैं, जैसे ही वो बातें सामने आती हैं, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। जब 2 लोगों को जिंदा कार में जला दिया जाता है, जब देश की छवि खराब नहीं होती है, जब एक झोपड़ी में एक माँ और बेटी जो है वो जिंदगी है, तब देश की छवि खराब नहीं होती है। लेकिन जैसे ही अडानी को लेकर कोई बात करी जाए, जैसे ही बीजेपी को लेकर बात कोई कर दी जाए, जैसे ही मोदी को लेकर कोई बात कर दी जाए, तो फौरन देश की छवि जो है वो खराब हो जाती है। जिस तरह से बीबीसी के अलग अलग दफ्तरों पर जाकर सर्वेस के नाम पर जो किया गया है, जो डराने धमकाने की कोशिश की गई है, क्या इससे देश की छवि खराब नहीं हो रही है? इससे पहले आप ये देखें कि जो कोई भी आवाज बुलंद करता है, वायर से लेकर क्विंट, न्यूज क्लिक, और इसके बाद आप ये देखें कि अब बीबीसी, एनडीटीवी को खरीद लिया गया, तो ऐसी तमाम आजाद आवाजें, तमाम चाहे वो सिंगर्स हो, राइटर्स हो, चाहे पत्रकार हो, सबको दबाने की कोशिश की जा रही है। सवाल ये उठता है कि ये अभी भी एक डेमोक्रेटिक देश है और इसमें सबको अपनी बात कहने का अधिकार है संवैधानिक दायरे में। अगर इसी तरीके से आवाजों को बंद किया जाएगा, इसी तरीके से उनका दम घोटा जाएगा, तो जो आम जन है उसकी आवाज को कौन उठाएगा, कौन लोगों तक पहुंचाएगा? तो लगातार आप ये देखें, संसद में देखें, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी शेरो शायरी करते हुए तो नजर आते हैं, लेकिन जो उनसे सवाल पूछे जाते हैं विपक्ष की तरफ से, अडानी और उनकी दोस्ती को लेकर जो सवाल पूछे जाते हैं, उस पर उन्होंने मौन धारण किया हुआ है। बीबीसी के दफ्तर पर छापे पड़ सकते हैं और सर्वेज हो सकते हैं सो कॉल्ड, लेकिन अडानी जो है उनके दफ्तरों का कोई रुख भी नहीं करेगा, वो रास्ता तो भूल ही चुके हैं। वो पता शायद अब किसी के पास है ही नहीं, उसको मिटा दिया गया है और फाइलों में बंद कर दिया गया है, और यही वजह है कि उसको लेकर अब कोई बात ही नहीं की जा रही है। लेकिन देखिए राजीव जी, ये अब सोशल मीडिया का दौर भी है। जितना आप बातों को दबाने की, जितना उनको फाइलों के अंदर, कार्पेट के अंदर आप उनको बंद करने की कोशिश करेंगे, वो कहीं ना कहीं से उछलकर सामने आएंगी। झूठ को जितना दबाया जाए वो सच नहीं होता और वो कहीं ना कहीं बाहर निकलकर आता ही है। तो ये तमाम आप चीजें देखिए जो फिलहाल हो रही है, वो ये जाहिर करती है। और अब आप ये देखिए कि एक छोटी सी सिंगर से, हालांकि उन्हें मिलियंस में देखा जाता है, किस तरह से यूपी सरकार जो है वो डरी हुई है कि अब उसको नोटिस सर्व किया गया है और किस किस तरह के सवाल उसमें पूछे गए हैं। और उसने किया क्या था, उसने एक घटना को लेकर जिसको देखकर सबका दिल जो है वो तड़प गया। कोई भी अगर इंसान होगा, इंसानी दिल होगा किसी में, तो उसका दिल तड़प जाएगा। उसको लेकर उसने अपनी व्यथा जो है अपने तरीके से बयान की है। तो आप ये देखिए कि उस तक से चैलेंज फील किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी डरी हुई ये सरकार है। जी, सरकार अगर डरने लगे तो फिर देश का क्या होगा। आते हैं जरा जेपी सिंह साहब, आपसे समझते हैं। उत्तर प्रदेश का मसला है और उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन नेहा सिंह राठौर ही नहीं, एस जयशंकर भी हैं, हमारे प्रधानमंत्री अडानी साहब, खासकर मोदी और अडानी साहब के बीच में ये रिश्ता क्या कहलाता है, लोग पूछ रहे हैं। खासकर कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर है और आज मार्केट में
50,000 करोड़ रुपए के लगभग स्वाहा, शेयर बाजार आज लाल निशान में। और जो कहा जा रहा है, हमारे साथ अर्थशास्त्री बैठे हुए हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, लगातार चेतावनी दे रहे हैं, चेता रहे हैं कि किसी भी तरह, किसी भी दिन ये ताश के महल की तरह, ताश के पत्तों की तरह ये जो मार्केट हमारा वो भरभरा कर गिर जाएगा। लेकिन फिर भी यहां बचाने की कोशिश हो रही है या कुछ और है, या जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट ही गलत है और सब कुछ विदेशी ताकतें इस सरकार पर इस ढंग से हमलावर हैं कि किसी भी तरह से इस देश का सत्यानाश हो जाए, जैसा सुनने में आ रहा है। ये सारी बातें कही जा रही हैं उन लोगों के जरिए जो कह रहे हैं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, भारत की जीडीपी का 1% के बराबर, भारत की जीडीपी का 1% के बराबर अदानी समूह पर कर्जा है। अब ये कर्जा क्यों लिया गया, कैसे इनको इतना कर्जा मिला, अदानी ग्रुप का क्या होगा, ये सब चीजें जो है, ये सब सवाल हवा में तैर रहे हैं। यहां तक रिपोर्ट आई है और गोदी मीडिया की रिपोर्ट है कि अदानी के शेयर इतने गिर चुके हैं कि उनको पुरानी स्थिति में लाने के लिए 400% उछाल उसमें आएगा, तब जाके जो है वो पुरानी स्थिति अदानी की बहाल होगी। 400% से अधिक। अब आप समझ लीजिए कि स्थिति क्या है। ये जो विकिपीडिया का मामला है अदानी से संबंधित, और अदानी ने जो उसमें हेरफेर किया है, तो विकिपीडिया जो है वो आप उसको एडिट कर सकते हैं, और एडिट करके आपसे ये माना जाता है कि आप उसमें सब जेन्युइन बात डालेंगे। लेकिन आप एडिट करके उसमें उल्टा सीधा डाल दें तो जब तक कोई शिकायत नहीं करता तब तक चेक एंड बैलेंस की उनकी कोई व्यवस्था नहीं है। और ये बात पकड़ में आ गई है कि इन्होंने जो है तमाम उसमें जो है विकिपीडिया में अपने समूह से संबंधित चीजों में हेराफेरी की है, खबरों में हेराफेरी की है। लेकिन अब आप अगर हेराफेरी की है तो उसमें विकिपीडिया की जो सेवा शर्तें हो, विकिपीडिया इनके ऊपर कुछ करे, यहाँ सिवा इसके हुए परसेप्शन के इन्होंने छिपाने की कोशिश की है। हम क्या कर सकते हैं, आप बताइए। दूसरी बात, इनका शेयर सारा का सारा आज और बुरी तरह गिरा। ये आपके 27वें स्थान पर पहुंच गए हैं। इनका 46 अरब डॉलर के आसपास इनका जो है मार्केट कैप रह गया। तो अब आप ये समझ लीजिए कि 50 से भी नीचे 49 पर था, तो ये 25वें स्थान पर थे, 46 पर आ गए, 27वें स्थान पर है। अभी कल देखिए कितने पर आगे गिरते हैं। तो अदानी जी का मामला ये है। दूसरी बात, इसी से जुड़ा हुआ सवाल जो आप उठा रहे हैं कि सरकार इस पर कुछ कह नहीं रही है, आप बताओ कि मुद्दा में है। तो सरकार माने क्या? सरकार माने सारे मंत्री, पूरा मंत्रिपरिषद इसमें शामिल है या केवल अदानी जी है? वो केवल जो है मोदी जी है। मोदी जी तो कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन क्या आपने राजनाथ जी का कहीं सुना? क्या आपने जो है वो शिवराज सिंह चौहान का कहीं सुना? क्या आपने गडकरी का कहीं सुना? क्या आपने फडणवीस का कहीं सुना? क्या आपने खट्टर का कहीं सुना इनके बारे में कुछ कहते हुए अदानी जी के बारे में? मोदी जी, यहां तक कि जो है अमित शाह भी कायदे से जो है अदानी जी के बारे में, अदानी जी के पक्ष में कोई बैटिंग नहीं कर रहे। एक दिन जरूर उन्होंने कैटेगरिकल कहा कि भाजपा को इससे डरने की जरूरत नहीं है। तो भाजपा को डरने की जरूरत नहीं है तो इसके पीछे ये क्यों न माना जाए कि भाजपा बहुत डरी हुई है? तभी तो उसका मनोबल ऊंचा करने के लिए अमित शाह जी बोल रहे हैं। लेकिन अमित शाह जी ने आज तक ये नहीं कहा कि अदानी जी बिल्कुल सही है। इसके बाद किसके दबाव में अभी भी बैंक ऑफ बड़ौदा छाती ठोक के उसके सीईओ कह रहे हैं कि हम अभी भी अदानी को फाइनेंस करेंगे। ये सवाल भी लगातार उठ रहा है कि अदानी के इस डुबायमान दौर में भी आपको जो है SBI और LIC में जो है क्या कहते हैं मतलब इनको और पैसे दिए हैं, लेकिन पूरी दुनिया से उनको पैसे मिलने बंद हो गए हैं। पैसे उठेंगे। दूसरी बात देखिए, एक बात है जैसे आपने मकान के लिए कर्ज लिया और उस मकान के कर्ज से आपने 13 प्लाट खरीद लिए बजाय मकान बनाने के, ये हमको रिटर्न देगा। और उसमें एक चीज मिला तो 13 प्लाट भी जो आपने खरीदा उसमें भी आपने कर्ज लिया, तो 13 कर्ज और प्लस मकान का कर्ज और 14 कर्ज हो गया आपके ऊपर। और उसमें अगर आपका जो पेमेंट की प्रॉब्लम जब फंसने लगी, तो पेमेंट की प्रॉब्लम में जब फंसने लगी तो पता चला कि जो मकान तो बना नहीं, वो जो 13 प्लाट आपने लिए थे वो भी जिनसे फाइनेंस करा के लिया था उन्होंने उसको सीज कर लिया। ये स्थिति में अदानी जी पहुंच गए।
अडानी जी जो इतने वेंचर शुरू करते थे, रोज घोषणा होती थी विदेश में ये ले लिया, यहाँ वो ले लिया, यहाँ कोयला ले लिया, तो एयरपोर्ट ले लिया। सवाल ये नहीं कोई पूछता था कि अडानी जी के पास बेसिक पैसा कहां से है जो अपना लगाने वाला। अब आपने वहां कर लिया, वहां आपने अपना शेयर वहां डालकर वहां से पैसा उठा के यहाँ ले लिया, यहाँ का पैसा जो है वो जब शेयर आपका हो गया तो आपने वहां डाल दिया। मतलब शेयर की खाली हेराफेरी करके आप यहाँ और वहां से पैसा उठाते रहे और डालते रहे। ये केवल मामला ओवर वैल्यूड का नहीं है। ओवर वैल्यूड में तो आपने ठीक है अपने शेयर का दाम ज्यादा करके कर्जा ज्यादा लिया, लेकिन जो आपने उसको फिर गिरवी रख के जो कर्जे लिए, अब आपने रूस के बैंक में सारा आपका जो प्रमोटर का कर्जा, आपके विनोद अडानी ने जो है प्रमोटर मालिक माने जाते हैं किसी भी कंपनी के, उनका शेयर जो है उन्होंने रूस के बैंक में गिरवी रख दिया। तो आज के डेट में वास्तव में इनके पास कोई अपना शेयर बचा है कि नहीं बचा है, या सारा गिरवी है, उधर का माल इधर, इधर का माल उधर, इसलिए इनका उठना लगभग असंभव है भाई साहब। दूसरी बात, अभी हम लोग 2-3 दिन पहले बहस कर रहे थे विपक्षी एकता की और तृणमूल कांग्रेस की बात हो रही। आज राहुल गांधी ने मेघालय में बिल्कुल ये स्पष्ट कर दिया कि तृणमूल कांग्रेस बीजेपी की इस इलाके में बी टीम हो गई है। यहां तक कि गोवा में भी गई है, इलेक्शन लड़ने के नाम उसमें पैसा खर्च किया और वो जो है कांग्रेस को सिर्फ हराने के लिए। और अभी मेघालय में या त्रिपुरा में भी जहां जहां इनका जो है वो है, वहां इनका बस वही मायावती, ओवैसी या इसी तरह के लोगों का है कि किसी भी प्रकार से जो है कांग्रेस को या कोई जो है सार्थक विपक्ष है उसको जीतने न दिया जाए। और ममता बनर्जी इस काम में लगी हुई है। जब से इनके अभिषेक बनर्जी का मामला आया है और ये जब मिली है और अडानी ने इनकी मोदी जी से दोस्ती कराई है, तब से इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। हाँ, महुआ मोइत्रा एक अपवाद है जो इतना जो है आग उगल रहे हैं, अब उसको जो है टीएमसी की उसमें अनुमति है या कहीं ना कहीं है कि तुम आग उगलो और हम लोग इधर से भीतर भीतर मिले हो। क्योंकि चुनाव में जहां इनका कोई स्टेक नहीं है, वहां ये खड़ी होकर के वोट बांट करके किसको फायदा पहुंचा है। अगर ये वोट बांट रहे हैं विपक्ष में है तो ये तो माना ही जाएगा कि ये जो प्रक्रांतर से भाजपा को ये फायदा पहुंचा रहे हैं। अब ये शिंदे वाला मामला ये नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिंदे की सरकार सही है नहीं है। जो घटनाक्रम हुआ, जस्टिस सूर्यकांत ने जिस तरह जो है वो सब चीजों को जो है जून के महीने में अपने निर्णय में दिया, उसका मामला नहीं था। ये मामला सीधे सीधे जो चुनाव आयोग ने शिंदे को असली पार्टी मान लिया था, उनको चुनाव चिन्ह दे दिया था, इसको चैलेंज किया गया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मुद्दे के अलावा इस रीट में बाकी दूसरी कोई भी चीज नहीं सुने। और इस मुद्दे में चूंकि संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, और इसने इतने सुनवाई के बाद आपको इतना फाइनल हियरिंग करने के बाद ये फैसला दिया है, तो ये हम आगे देखेंगे कि सही फैसला है कि नहीं। सबको नोटिस रहेगी, सबका जवाब आएगा, तो 2 हफ्ते बाद हम इसकी सुनवाई करेंगे। इसलिए हम फिलहाल इस पर कोई स्टे लगा के किसी को जीत हार का मौका नहीं दे रहे। लेकिन उन्होंने उनके वकील से पूछा कि क्या इस बीच में आप और सेकेंडरी स्टेप उठाएंगे, जैसे कि आप व्हिप जारी करते हैं और कहेंगे साहब जो 6 लोग 7 लोग उनके बचे हुए हैं, वो जो है क्या कहते हैं उनकी बात नहीं मान रहे, तो उनको आप उनको सदस्यता से वंचित कर दें। आपका जो अभिषेक मनु सिंघवी ने उठाए साहब जो फंड है, फंड पर ये कब्जा कर सकते हैं, लेकिन फंड पर मेरे हिसाब से इसमें बहुत ही केस रहा है और इस तरह फंड पर कब्जा नहीं किया जा सकता या प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं किया सकता। लेकिन ये भी मामला यहाँ पर उठा, तो फिलहाल 2 हफ्ते के लिए मामला जो है वो टल गया है। इन लोगों ने कहा साहब इसके स्टेटस क्यों कर दिए, तो उन्होंने उनसे वो लिया अंडरटेकिंग, मौखिक अंडरटेकिंग किया और कहा कि जब इस तरह का कोई मामला उठेगा तो फिर आप कोर्ट आ सकते हैं। ये तो जो है मामला ये हो गया सरदार शिंदे वाला। अच्छा, अब रहा विदेशी साजिश। आप एक बात बताइए, ये कैसे स्वीकार करें कि हाँ है जो है अडानी ने जो है, मतलब ये कितना थूक के चाटने वाली बात होगी उनके लिए, और पूरी राजनीति खत्म हो जाएगी। ये चुनाव हारते भी रहेंगे तो कहेंगे कि हम चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि अगर इन्होंने पहले स्वीकार कर लिया, मन में जानते हैं कि हम हार रहे हैं, लेकिन अगर पहले स्वीकार कर लिया तो ये चुनाव लड़ने के पहले ही फिर समझ लीजिए कि हमारे लिए हार जाएंगे। इसलिए ये कभी नहीं कहेंगे कि जो है वहां विदेशी साजिश जो नहीं है। तो आप क्या कहेंगे, आप बताइए, विदेशी साजिश नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इनके पास क्या उपाय है कहने का? आपके पास पूरा देश देख रहा है कि किस तरह जो है बैंकों का जो है दिवाला आप निकाल रहे हैं। आप जो है एनपीए के पैसे को जो है इतना कर रहे हैं, इतना बैंकों में पैसा डाल रहे हैं, वो पैसा प्रकारांतर से बिना किसी जो है उसके आपको अडानी को सब मैक्सिमम फाइनेंस हो जा रहा है। आप बताइए इससे बड़ा भाग्यशाली कौन होगा कि आप जीरो से शुरू करें और आप एयर इंडिया के मालिक बन जाए, आप एयर फ्रांस के मालिक बन जाए, आप एयर जापान के मालिक बन जाए, सब उधारी पर। और एक जगह चूल हुआ तो मुंह के बल गिरे तो गिर गए, जैसे आप अनिल अंबानी का मामला हुआ।
जी। आखिर बिरला टाटा, इसके बाद धीरू भाई अंबानी है, उसके बाद मुकेश अंबानी इतना अपना व्यापार चला रहे हैं, जिंदल चला रहे हैं, कुमार मंगलम बिरला चला रहे हैं। इनका व्यापार तो इस तरह नहीं डूबता जिस तरह जो है आपका अनिल अंबानी का और इनका डूब गया। क्यों? कर्जा तो उसमें कहीं भी चून मिले कि मुंह के बल गिर जाए। जैसे जेपी ग्रुप है, आप देखिए दिल्ली में उसका कितना जो है नोएडा में जो है बना हुआ मकान खड़ा है, लेकिन कर्जा। एक बार हुआ कि पहले इतना कर्जा चुका दो, फिर आगे फाइनेंस मिलेगा, सारा का सारा मुंह के बल गिर गया। इलाहाबाद में उन्होंने जो है बिजली घर खोला था, ताप बिजली घर, वो बिक गया, आपसे बता दें। तमाम और उनका बिक गया। एक्सप्रेस वे बेच दिया उन्होंने, जो है आपका नोएडा और आगरा वाला एक्सप्रेस वे दूसरे कंपनी को दे दिया, चला नहीं पाया, फाइनेंस नहीं है। तो कर्जे पे कर्जे का जो अर्थशास्त्र है ना, उसमें अगर सॉलिड जो है बैकिंग नहीं है। एक कहावत है साहब, एक कहावत है, सिया भय कोतवाल अब डर काहे का। तो यहाँ जब ऊपर बैठे हुए लोग जो हैं वो उनका संरक्षण मिले तो फिर काहे का। और चाहे वो जेपी ग्रुप की आप बात करें, चाहे अडानी ग्रुप की बात करें, और जान ही रहे हैं। तो खैर, आप जो बात कह रहे हैं बहुत वाजिब बात है। और चुनाव के वक्त क्या ये यहाँ कहीं ना कहीं हार का डर सता रहा है बीजेपी को, और लेकिन किस दम पे उधर खड़गे साहब कह रहे हैं कि 100 मोदी आ जाएं, चाहे 100 अमित शाह आ जाएं, 2024 का चुनाव विपक्ष जीत रहा है, हम जीत रहे हैं विपक्षी साथियों के साथ में। बहुत बड़ा बयान है, छोटा मोटा बयान नहीं है। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रोफेसर प्रोफेसर रविकांत जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। रविकांत जी, आपका स्वागत करता हूं। जेपी सिंह साहब कुछ जोड़ रहे हैं, फिर तुरंत आना चाहता हूं आपके पास। हम ये बात भी कहना चाहते थे, तब तक आपने पूरा पकड़ लिया बात का। हमारे खड़के साहब की बात नहीं है, बात यह है कि आप डिफेंसिव चुनाव लड़ना चाहते हैं कि ऑफेंसिव चुनाव लड़ना चाहते हैं। आप अगर डिफेंसिव चुनाव लड़ना चाहते हैं या कोई भी दल डिफेंसिव चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आप ये जान लीजिए कि पहले से ही हार चुका है। बेस्ट ऑफेंस इज बेस्ट डिफेंस, ये कहा जाता है। और राहुल गांधी की जो आपका भारत जोड़ो यात्रा हुई है, उससे जो है जो जन समर्थन मिला है, उससे राहुल गांधी फुल फॉर्म में है, कांग्रेस फुल फॉर्म में है। उसने भी अपना सांगठनिक चुनाव करा दिया है। वो जो है वो क्या कहते हैं, राष्ट्रीय अधिवेशन करने जा रही है। तो पूरी तरह कॉन्फिडेंस से भरी हुई है, और इतना कॉन्फिडेंस से भरी हुई है कि उसको साफ बात कहने में मतलब डर नहीं रही है कि जो विपक्ष में एकता होगी कि नहीं होगी। जिस तरह टीएमसी पर आज मेघालय में उन्होंने जो है हल्ला बोल किया है, ये बिल्कुल जो है आईना दिखा दिया है कि टीएमसी मिली हुई है। इसलिए विपक्षी एकता के नाम पर टीएमसी को हम जो अपने साथ नहीं ले सकते, मायावती को साथ नहीं ले सकते, आप जो ओवैसी को साथ नहीं ले सकते। तो बात यह है ना कि बेस्ट ऑफेंस इज बेस्ट डिफेंस। उसी के तहत कांग्रेस, चाहे राहुल गांधी हो या खड़गे साहब हो या जयराम रमेश हो, सभी लोग जो है इस बात पर लगे हुए हैं। बिल्कुल हल्ला बोल कर दिया है उन्होंने बीजेपी पर। जी 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 बिल्कुल। प्रोफेसर रविकांत जी, बहुत सारी चर्चा हम कर रहे हैं, और बहुत आज सुबह से देख रहा हूं इतनी सारी खबरें हैं, लेकिन सबको हम समेट के एक साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। और सबके बीच में मोदी सरकार है। मोदी सरकार इसलिए भी रहेगी क्योंकि सरकार उन्हीं की ही है, उनकी चर्चा तो होगी ही। और 3 राज्यों में चुनाव, 3 में से 1 राज्य में चुनाव ऑलरेडी मतदान समाप्त हो चुका है, और 2 राज्यों में अभी 27 तारीख को मतदान होना है, जिसमें नागालैंड और मेघालय में राहुल गांधी आज पहुंचे थे। और ये उनकी चुनावी सभा जो है, पहली चुनावी सभा थी भारत जोड़ो यात्रा के बाद। अभी 5 दिन तक गुलमर्ग में थे, कश्मीर में थे, और वहां भी राहुल गांधी ने कुछ मीटिंग्स की तस्वीरें उनके आई हैं। तो गुलमर्ग में स्कीइंग भी कर रहे थे, मोटर स्कीइंग भी किया, वो सारी तस्वीरें भी आई हैं। लेकिन साथ साथ कुछ बंद कमरे में मीटिंग्स भी हुई हैं, उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। यानी कहीं ना कहीं काम हो रहा है, जिस बारे में जेपी सिंह साहब कह रहे हैं। क्या ये हड़बड़ाहट, ये बौखलाहट, ये डर जो रिफ्लेक्शन में हम देख रहे हैं कि एस जयशंकर साहब इंटरव्यू देते हैं तो क्या से क्या बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 1980 में इंदिरा गांधी ने उनके पिता को सेक्रेटरी पद से हटा दिया था। जब 1980 में इंदिरा गांधी दोबारा आई 77 के बाद, तो हटा दिया था। फिर लेकिन उनके पिता ही 2002 के गोधरा कांड पर जो आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखते हैं, वो आर्टिकल, उसका जिक्र यहां नहीं किया जाता है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की बात करते हैं और कहते हैं, जैसे ऐसे भी हम लोग देखते हैं कि बीबीसी जब भी 2002 की बात होती है तो पट से 1984 की बात होती है। लेकिन 1984 पर यह पूछा जा रहा है कि कितनी डॉक्यूमेंट्री, बीबीसी ने ही 2 डॉक्यूमेंट्री बनाए हैं। मैं अगर अभी फटाफट वो खोल के बता भी दूंगा कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्री बीबीसी ने 84 के दंगे पे बनाए हैं।
फिल्म भी बनी है 84 के दंगे पे, सब कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी चूंकि इतिहास 2014 के बाद से लिखा जा रहा है, चूंकि ये भारत, ये देश जो हमारा है आजाद 2014 के बाद हुआ है, तो पिछली बातों को, चूंकि वो फिल्म 1984 की फिल्म जो है दंगे वाली फिल्म, वो फिल्म 2014 से पहले बनी, इसलिए उसका जिक्र हम नहीं करेंगे। लेकिन क्या लगता है आपको, दो समाज बन चुका है प्रोफेसर रविकांत जी, एक समाज जो अंधभक्ति कर रहा है और एक समाज आईना दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दोनों समाज के बीच में जो द्वंद्व है उसको कैसे अलग अलग किया जाए, कैसे इस देश के लोकतंत्र की, हम बात वहीं से इसकी शुरुआत कर रहे थे, इस लोकतंत्र की दुहाई खूब देते हैं, लेकिन क्या लोकतंत्र ऐसे ही चलता है? क्या अदानी का मामला और उस पर कुछ नहीं कहना और बीबीसी से लेकर के तमाम जगहों पे ईडी और सीबीआई, और अभी कांग्रेस का अधिवेशन है परसों से रायपुर में, और उससे पहले लगातार 2 दिन तक ईडी की छापेमारी हुई कांग्रेस नेताओं, विधायकों और वहां के ट्रेजरार और तमाम लोगों के ऊपर, कार्यकर्ताओं के ऊपर। तो ये सब वो बौखलाहट है जो जेपी सिंह साहब कह रहे हैं, और जो कह रहे हैं जेपी सिंह साहब कि यहां पर ऑफेंसिव की बात नहीं हो रही है, डिफेंसिव की बात नहीं हो रही है, मैच जो है वो ऑफेंसिव है, यानी कि ताबड़तोड़ 2020 चल रहा है यहां पे। देखिए राजीव जी, बहुत सारी बातों को आपने एकदम स्पष्ट कर दिया है, और ये जो बौखलाहट है वो उसके भीतर एक डर है, और ये वो लोग हैं जिन्होंने इस देश में चारों तरफ डर पैदा किया, लेकिन ये भूल गए हैं कि डर कभी उनके भीतर पलट करके आ सकता है, लेकिन इनका जो डर है वो सत्ता जाने का डर है, और जब सत्ता जाएगी तो सत्ता का जो भी मजा लिया है, वो सत्ता का जो दुरुपयोग किया है, उसका भी पर्दाफाश होगा, उसका भी लेखा जोखा होगा। ये वो तमाम डर है, उसकी वजह से वो लगातार, एक तो हम लोग मुहावरा कहते हैं कि कुछ तो पर्देदारी है, यहां पर्देदारी नहीं है, यहां खुला खेल फरुखाबादी चल रहा है कि अगर आप कुछ बोलेंगे, हमको एक्सपोज करेंगे, हमारे करप्शन पर सवाल उठाएंगे, तो फिर हम ये छापामारी करेंगे, हम वो छापामारी करेंगे। तो ये जो संस्थाएं बनी थी संविधान के जरिए उस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, ये सरकार है उन संस्थाओं का दुरुपयोग करके लोकतंत्र का गला घोंट रही है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि 5 साल में चुनाव हो जाए। जिस डेमोक्रेसी की बात हो रही है और ये सरकार सो कॉल्ड अमृत काल में कर रही है, उस अमृत काल में आप कह रहे हैं कि हम जननी है लोकतंत्र की, और लोकतंत्र की जननी कहते हुए आप लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ 5 साल में चुनाव नहीं होता है, बल्कि सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी कितनी है, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो किस तरह से काम कर रही है, वो स्वायत्त है कि नहीं है, मीडिया से लेकर के न्यायपालिका और कार्यपालिका विधायिका किस तरह से स्वतंत्र होकर के काम कर रहे हैं, ये भी विपक्ष हमारा कितना मजबूत है वो सवाल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और इसके अलावा जो नागरिक समाज है उसको बोलने की आजादी कितनी है, समाज में किस तरह की घटनाएं हो रही है, मानवाधिकार कितना सुरक्षित है, समाज में जो तमाम समुदाय हैं वो कितने सुरक्षित हैं, हमारे लोग कहीं कुपोषित तो नहीं है, हमारा डेमोक्रेसी का इंडेक्स कहीं कमजोर तो नहीं पड़ रहा है, हमारे पत्रकारिता का इंडेक्स कुछ कम तो नहीं पड़ रहा। ये जो मानक बनाए गए हैं वो डेमोक्रेसी को मजबूत करते हैं, लेकिन उस पैमाने पर ये जो सरकार है वो पूरे तरीके से मुंह की खाती है, वो फेल है चारों तरफ से। और एक ऐसा व्यक्ति है, बल्कि हम लोग तो कभी कभी बहुत भावुक भी होते हैं राहुल गांधी को देख करके, कि एक ऐसे वक्त में जो बहुत बेशर्मी का, लफाजी का, झूठ का, नफरत का दौर है, उसमें एक ऐसा सज्जन व्यक्ति, सच में जिसको हम लोग कहते हैं ना कि इस आदमी तो वो तो कहीं किसी विश्वविद्यालय में होना चाहिए था,
कि जो बच्चों की परवरिश करता, पढ़ाता लिखाता, और यहाँ वो जा रहे हैं वो राजनीति में है, लेक्चर राजनीति के साथ लेक्चर जी, देने जा जी। रहे हैं। लेक्चर देने जा रहे हैं जी। कैंडी और जा रहे राहुल हैं। गांधी की जरूरत तो ज्यादा भारत के विश्वविद्यालयों में है, लेकिन समस्या ये है कि यहाँ तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है। यहाँ राहुल गांधी अगर लेक्चर देंगे भी तो यहाँ जो आपने कहा कि जो डिवीजन हुआ है इस देश का, उनमें से कितने लोग उसको सुनेंगे? तो एक तरफ वो सज्जन व्यक्ति है कि जो राजनीति में इस तरह के दिखता नहीं है, इस तरह का कोई व्यक्ति दिखता नहीं। तो जो किया इस सरकार ने, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बांट दिया, कहीं एक तरफ भक्त हो गए और एक तरफ उन्होंने बना लिया कि साहब ये मोदी सरकार के विरोधी हैं। और मोदी सरकार के विरोधी क्यों है? क्योंकि वो जो सांप्रदायिकता है उसके खिलाफ बोल रहे हैं, दलित उत्पीड़न हो रहा है उस पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि साहब विश्वविद्यालय क्यों कमजोर होते जा रहे हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि साहब फीस वृद्धि क्यों हो रही है, वो ये पूछ रहे हैं कि साहब जो बजट है उसमें हेल्थ के लिए कितना आवंटित आपने किया है, वो ये पूछ रहे हैं कि जो अडानी है साहब वो 609 से दूसरे नंबर पर कैसे पहुंच गए, वो ये पूछ रहे हैं कि जब कोरोना काल में करोड़ों लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए उस समय $100 अरब कैसे अडानी साहब ने बना लिया। तो वो देशद्रोही हो गए। इस देश में जो मोदी काल है उसमें आप सवाल नहीं पूछ सकते, उसमें सिर्फ आप भक्ति कर सकते हैं, और जब भक्ति करेंगे तो फिर आप कुछ भी करके चले आए। मैंने अगर मैं थोड़ा सा पिछले इतिहास को उठा करके देखूं, वो 2002 के गोधरा दंगों के बाद जो हुआ, बिल्किस बानो के रेपिस्ट और हत्यारों को भी फूल मालाएं पहनाई गई, इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह के भी हत्यारों को फूल मालाएं पहनाई गई। माने आप उस केवल जमात में शामिल हो जाइए और फिर चाहे जो करिए, आप मर्डर करिए, कुकर्म करिए, तो आपकी पूजा होगी, आपको मालाएं पहनाई जाएंगी। आप सोच सकते हैं कि क्या यही भारत है? इसी भारत की हम कल्पना करते हैं, इसी भारत पर हम गर्व करते हैं, ऐसा भारत हमको चाहिए। ये जो देश बनाया जा रहा है, कंगना रनौत ने कहा कि 2014 में आजादी मिली, उसको नया भारत बन रहा है, विश्व गुरु बनने चल रहा है। वो भारत सीधे तौर पर राहुल गांधी के शब्दों में कहूं तो एक तरफ इंडिया है और एक तरफ भारत है, जहां अमीर और ज्यादा अमीर हो रहे हैं और गरीब और ज्यादा गरीब हो रहा है, असमानता की खाई चौड़ी होती चली जा रही है, जहां मूर्खता का लेवल बढ़ रहा है और ज्ञान के जो जगह है, ज्ञान के स्थान है, वहां पर लुम्पेनिज्म हावी है। जेएनयू से लेकर के तमाम विश्वविद्यालय तक आप गिन लीजिए कि कौन वहां पर गुंडई कर रहा है। वहां पढ़ाई कम हो रही है, विमर्श कम हो रहा है, राजनीतिक विमर्श की जरूरत है वो कम हो रहा है, गुंडई ज्यादा हो गई। ऐसा भारत आपको चाहिए जो ये बना रहे हैं। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने ये तय कर लिया है, मैं आखिरी हिस्से पर आ रहा हूं, कि जब भी कोई पार्टी लड़ने की पूरी तैयारी करती है तो वो जैसे जाती है लड़ाई के मैदान में, उसे अपने पूरे कील कांटे दुरुस्त करने होते हैं, वैचारिक रूप से उसे अपने आप को मजबूत करना होता है, अपना विजन क्लियर करना होता है और उस संकल्प के साथ आगे बढ़ना होता है एक अपने सेनापति के नेतृत्व में। कांग्रेस पार्टी ने यह संदेश देते हुए, चाहे आप छापेमारी करें, चाहे आप लांछन लगाएं, चाहे आप गालियां दें, ये सब का सामना करते हुए कांग्रेस पार्टी अपने दो सेनापतियों के नेतृत्व में, एक तरफ खड़गे साहब जैसा अनुभवी, एक बहुत लंबा करियर जिनका है, जो ऐसे समाज से आते हैं जिसका अपना इतिहास है, और वो चीख चीख करके बोलेगा तो मोदी जी के कान सुन पाएंगे कि नहीं सुन पाएंगे। ये भी गुजरात में जब उन्होंने बोला कि आपने तो चाय बेची, हमारी तो चाय भी नहीं कोई पीता है, उसका जवाब आप कैसे देंगे? और दूसरी तरफ वो व्यक्ति है जिसने अपने घर में दो लोगों को शहीद होते हुए देखा है, उसकी वो यादें हैं। और आप उस विचारधारा से आते हैं जिनके लोगों ने माफिया मांगी है, पहली है, देश के आंदोलन में गद्दारी की है, उस विरासत में आप आते हैं। कांग्रेस पार्टी ने उसको तय कर लिया है कि अब हम मोर्चा लेंगे, इनको एक्सपोज करेंगे और अब कोई भी समझौता करेंगे, कहीं झुके नहीं। और जब
ये तय कर लेती है तो फिर जिसको कहा जाता है बॉलीवुड की भाषा में कायनात भी उसके साथ खड़ी हो जाती है। मुझे लगता है कायनात अगर हम ना कहें तो राहुल गांधी के देश का जनमानस, इस देश की जो आवाज आत्मा है खड़ी हो रही है, और ये कायनात और मानस दोनों कांग्रेस पार्टी के साथ है। लोग जो झूठ के दम पर, छल छद्म के दम पर, और इस देश में गरीबी, पीड़न, संघार और न क्या क्या उन्होंने जाकर के इस देश को नफरत का पूरा गुब्बारा बना दिया, उनके दिन अब बहुत कम बचे हैं और इसीलिए वो खौफजदा भी हैं और वो बहुत ज्यादा बौखलाए हुए भी। जी, खौफजदा और बौखलाया। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं अपनी बात रख रहा था तो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का जिक्र करते हुए 1994 जब भी 2002 की बात आती है तो 1984 की बात आ जाती है, सामने रखी जाती है कि कांग्रेस के कार्यकाल में और खासकर इंदिरा गांधी की जब शहादत हुई थी उस समय जो दंगा हुआ था 1984 का, उस पर तो बीबीसी ने, अभी जयशंकर साहब कह रहे थे, एस जयशंकर साहब, कि बीबीसी ने उस पर तो कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाई। तो आपको बता दूं कि 2010 में मनमोहन सिंह की सरकार थी, 2010 में एक डॉक्यूमेंट्री बनती है, बीबीसी एक डॉक्यूमेंट्री बनाती है, उसका नाम है 1984 अ सिख स्टोरी, 1984 अ सिख स्टोरी। इस नाम से, इस शीर्षक से बीबीसी 2010 में एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा है, लेकिन मनमोहन सिंह सरकार ने उस पर कभी कोई रोक नहीं लगाई, तो उसकी चर्चा भी नहीं हुई, नहीं लोगों ने उसे ढूंढ ढूंढ कर देखा, सुना। 2014 में ऑपरेशन ब्लू स्टार, आप जानते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार को, 2014 में जब सरकार ये आई थी तब ऑपरेशन ब्लू स्टार के 30 साल पूरे हुए थे और उस पर भी बीबीसी के पत्रकार मार्क टुली, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं मार्क टुली साहब को, हिंदुस्तान में रहकर के उन्होंने खूब पत्रकारिता की और हिंदुस्तान में ही बस गए। तो मार्क टुली ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई और डॉक्यूमेंट्री का नाम था गन फायर ओवर द गोल्डन टेम्पल, गन फायर ओवर द गोल्डन टेम्पल, गोल्डन टेम्पल, इस नाम से 2 पार्ट में डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। और इसके अलावा भी बीबीसी ने सिख दंगों पर कई तरह से कवरेज किया। यह उसकी निष्पक्ष पत्रकारिता के अनुकूल है, लेकिन एस जयशंकर साहब जो हैं उसे राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। कह रहे हैं एस जयशंकर साहब कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जो है 2002 पे बना करके आप वर्तमान सरकार के खिलाफ सिर्फ बातें कर रहे हो, आपने पिछली सरकारों के खिलाफ कभी कुछ बनाया ही नहीं, लिखा ही नहीं, बोला ही नहीं। खैर, ये बात रखनी जरूरी थी। 2010 और 2014 की बातें, और उससे पहले भी, उसके बाद भी बहुत कुछ बीबीसी ने किया है, लेकिन यहां जिक्र सिर्फ हम बीबीसी का नहीं कर रहे हैं दोस्तों, बात यहां हो रही है तमाम देश की परिस्थितियां, और उसमें राहुल गांधी को लेकर के और मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर के, राहुल गांधी कितने एग्रेसिव हैं, क्या ऑफेंसिव मोड पे है कांग्रेस या डिफेंसिव मोड पे है कांग्रेस, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी के पास आऊं, लेकिन अमलेंदु जी थोड़ा रुकिए, मैं एक बार फिर से बुशरा जी के पास आना चाहता हूं। बुशरा जी, जरा आपसे अब राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी की जो रणनीति चल रही है उसको किस रूप में आप देखती हैं, ये सवाल के साथ आपके पास आना चाहता हूं। क्या जो कांग्रेस इस भारत जोड़ो यात्रा के बाद से जो कुछ चल रहा है कांग्रेस के अंदर, वो सही दिशा में चल रहा है? एक पत्रकार, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते आपसे समझना चाहता हूं। जी देखिए, एक नई जान फूकी है कांग्रेस में इस पूरी पदयात्रा के बाद, और जाहिर सी बात है जो कॉन्फिडेंस लेवल जो हम पहले देखते थे वो उससे कहीं ज्यादा बढ़ा हुआ अब कॉन्फिडेंस लेवल जो है पार्टी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का साफ तौर पर देखने के लिए मिल रहा है। और अभी कांग्रेस पार्टी जो है आक्रामक रूप में मुझे नजर आ रही है कि कोई लाग लपेट कर बात नहीं की जा रही है। हालांकि राहुल गांधी कभी पहले भी नहीं करते थे इस तरह की बात, तो एक सांस में बीजेपी, आरएसएस, मोदी, अडानी और अंबानी, ये हमेशा से उन्होंने बात कही है, और एक बात को वो बार बार इसलिए कहते हैं ताकि लोग उसको भूले ना। चाहे वो नोटबंदी की बात करते हैं या जीएसटी की बात करते हैं या अडानी अंबानी की बात करते हैं, आरएसएस और बीजेपी के गठजोड़ की जो बात करते हैं, वो एक साथ, और इस बात को बार बार लोगों के जहन में ये नशी हो जाए, जहन नशी हो जाए उनको, और वो भूले ना लोग। और यही वजह है कि अभी आप ये देखिए कि चाहे हम ये देखें कि चाहे उनके स्पोक्स पर्सन हो, चाहे हम
पार्टी अध्यक्ष खड़गे जी की बात करें या फिर राहुल गांधी की बात करें, जिस तरह से वो रैलियों में जाकर चाहे बात करें, मंचों से अलग अलग बात कर रहे हैं। अब आप ये देखिए कि जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो पूरी बॉडी लैंग्वेज भी है राहुल गांधी की, वो पहले से बहुत मुख्तलिफ है, पहले से बहुत अलग है। ये अलग बात है राजीव जी कि किया इतना जाता है, यानी कि किया 100% जा रहा है, लेकिन मीडिया में उसको 5% भी नहीं दिखाया जाता है। तो लोगों तक वो बातें कितनी पहुंच रही हैं, सोशल मीडिया तक से जरूर उन तक पहुंच रही है, लेकिन उसके अलावा जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं वो एकदम से उसका कोई कवरेज नहीं देते हैं। शुक्र है आप जैसे चैनल्स का कि कम से कम इस पर बात तो हो रही है। लेकिन आप ये देखिए कि चाहे कोई भी सवाल सही, चाहे पार्लियामेंट में आप ये देखिए राहुल गांधी की स्पीच सही या फिर उनका आक्रामक अंदाज सही, और अडानी और अंबानी को लेकर, खासतौर पर अडानी को लेकर उनके वो तमाम सवाल जिसका कोई भी सीधा जवाब नहीं दिया गया है। शेरो शायरी घुमा फिराकर बातों को गोल मटोल कर कहा गया है, लेकिन एक बार ये नहीं कहा गया कि इसको लेकर जांच कराई जाएगी, इसको लेकर जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये बात नहीं की जा रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है, ये पता है कि पढ़ते खुलेंगी तो फिर किस किस के काले चिट्ठे खुलेंगे, वो सबके सामने आ जाएंगे। तो यही वजह है कि देखिए, अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री केदारनाथ मंदिर जाते हैं तो आप ये देखें कि बड़ी बड़े वहां पर कैमरास लगाए जाते हैं, वहां पर जिमी जिप लगाई जाती है, उनकी टीम होती है, तमाम मीडिया हाउसेस होते हैं। उसी के साथ जब राहुल गांधी इसी तरह का कोई एक्ट करते हुए नजर आते हैं, चाहे वो स्कीइंग करते हुए नजर आ रहे हो, स्पोर्ट खेलते हुए नजर आ रहे हो, उस तरह की एक चीज करते हैं जो युवा पसंद करते हैं, जो लोगों को पसंद आती है कि एक लीडर एक इंसान की तरह भी किस तरह का है, वो किस तरह से चीजें कर रहा है, लोगों को अपने साथ जोड़ रहा है, जज्बाती तौर पर जोड़ रहा है, इश्यूज के साथ जोड़ रहा है, वो अपने अलग अलग एक्ट से उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं आपसे अलग नहीं हूं, डोंट ट्रीट मी डिफरेंटली फ्रॉम यू, मैं आप ही का एक हिस्सा हूं, मैं आप ही के साथ आता हूं, मैं जनता का ही एक हिस्सा हूं, ये बताने की बार बार कोशिश की जा रही है। तो देखिए, वो तमाम चीजें कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं जाती है, बताई नहीं जाती है, वरना बड़ी बड़ी हेडलाइन के साथ वो तमाम चीजें दिखाई जाती। अभी हाल ही में आप ये देखें कि थोड़ी सी शिकायत मुझे जरूर है अभी, क्योंकि आई डोंट वांट टू साउंड लाइक अ कांग्रेस स्पोक्स पर्सन। तो अभी जिस तरह से आप ये देखें कि जो कुछ हुआ है जुनैद और नासिर के साथ, लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि राहुल गांधी वहां पर जाएंगे, उन्होंने इतनी बड़ी पदयात्रा की है, उनके खाली इमरान प्रतापगढ़ी को ना भेजकर, अपने किसी नुमाइंदे को ना भेजकर शायद वो खुद जाएंगे और खुद जाकर उनसे बात करें, क्योंकि ये छोटी मोटी घटना नहीं है, बल्कि इसको एक चेन सीरीज में हमें देखना चाहिए जो लगातार एक के बाद एक हो रही है। और फिर आप ये देखें कि हर रोज किस तरह से डेमोक्रेसी का, हमारे जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, जो हमारे देश की रूह है, उसको किस तरह से तार तार किया जा रहा है कि पहले उन दो लोगों को जलाया जाता है जीप में और फिर उसके बाद उनके फेवर में सरेआम रैलियां निकाली जाती हैं, बड़ी तादाद में लोग आते हैं, उनकी रैलियां निकाली जाती है उनको बचाने के लिए, और अभी तक भी उस शख्स को गिरफ्तार नहीं किया जाता है। तो ये दिखाता है कि कैसे हमारा जो ये हिंदुस्तान है, जिसकी रूह में लोकतांत्रिक मूल्य बसते हैं, जिसकी रूह में गंगा जमनी तहजीब है, जिसकी रूह में सबको साथ लेने की बात है, उसको किस तरह से हर रोज तार तार किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, और लोगों में एक डर की भावना जो है खास कम्युनिटी में पैदा की जा रही है। तो ये एड्रेस करने की जरूरत है राजीव जी, क्योंकि हर रोज ये घटनाएं बढ़ रही हैं। दिल्ली जैसी जगह में जंतर मंतर पर अगर सरेआम कत्लेआम की बात की जाती है, अगर दिल्ली जैसी जगह पर रैलियां निकाली जाती हैं, दिल्ली जैसी जगह पर एक कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है, और आप ये देखिए कहा जाता है कि आप क्यों एक लड़की लाए तो आप उनकी 10 लड़कियां लेकर आइए, इस तरह की घटिया बेहुदा बातें की जाती हैं। एक वो बाबा है जिनको आप ये देखिए कि आउट ऑफ द प्रोपोर्शन आप तमाम जगहों पर, आप ये तमाम चैनल्स पर उनको जगह दी जा रही है, वो खुलेआम बैठकर वहां पर हिंदू राष्ट्र की बात लगातार करते हैं, बुलडोजर की बात करते हैं, हथियार रखने की बात करते हैं, उनको सेलिब्रिटी बना दिया गया है और तमाम जगहों पर वो चीजें दिखाई जाती है, लेकिन इसको लेकर कोई बात जो है वो नहीं की जाती है। ये थोड़े अफसोस की बात है, लेकिन जाहिर सी बात है कांग्रेस का जो फिलहाल जो एक आक्रामक रूप है और जिस तरह से वो बातें की जा रही है, जिस तरह से जो एक हमारा जो मुल्क है, मैं बार बार इस बात को कहती हूँ कि वी आर अ लाउड कंट्री, हमें नेता, हमें शादियां, हमें हर चीज जो है वो लाउड पसंद है, और इसीलिए आप भी देखिए कि मोदी जी की जो छवि है उस तरह से बनाई गई, लोगों को वो पसंद आई, इसीलिए 2-2 बार उनको चुनकर भेजा। तो उसी तरह की एक इमेज जो है वो राहुल गांधी की उनके सोशल मीडिया, उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से बनाने की कोशिश की जा रही है। जब भी वो चलते हैं तो एक
की तरफ आवाज और वो तमाम चीजें लगाई जाती हैं जो लोगों को पसंद भी आ रही हैं। और यही वजह है कि टी शर्ट में उन्होंने जैकेट नहीं पहनी, क्योंकि उनको पता था कि ये एक इमेज जो है वो लोगों को खासी पसंद आ रही है। सो आई एम श्योर कि जो पदयात्रा की गई है और जो तमाम चीजें की गई हैं उसका अब रिजल्ट देखने का टाइम है, जो आगे आने वाले वक्त में जो चुनाव हो रहे हैं उसके जरिए। जी जी बिल्कुल। अमलेंदु जी, आपके पास आना चाहता हूं अब। और बहुत सारी बातें राहुल गांधी को लेकर भी, कांग्रेस को लेकर के भी, और देश में जो कुछ हो रहा है सुन ही रहे हैं आप। आपसे जरा समझना चाहता हूं अमलेंदु जी कि राहुल गांधी त्रिपुरा नहीं गए लेकिन मेघालय गए। पहली उनकी चुनावी सभा थी आज, और खुलकर वो अपनी बात रख रहे हैं, और उस बात को जरूर रख रहे हैं जो बातें सदन की कार्यवाही से हटा दी गई हैं। आज भी खुल के कह रहे थे कि एक तस्वीर मैंने दिखाई अंदर सदन में, उस तस्वीर में साफ दिखाई दे रहा है कि अदानी के साथ बहुत रिलैक्स मूड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और उसको एक्सपंज कर दिया गया, उसको हटा दिया गया, अदानी शब्द को हटा दिया गया है। तो अब आपको भी लगता है क्या कि कांग्रेस एग्रेसिव मोड में है? जी राजीव जी, एक तो आपकी बात पे आने से पहले मुझे अभी कुछ देख रहा था तो अतम गोंजवी साहब का एक शेर आंखों के सामने पड़ गया, तो उसको पढ़ देता हूं, उसके बाद फिर आपके सवाल के जवाब पे आऊंगा। वो है कि जितने हरामखोर थे कुर्बो जवार में, प्रधान बन के आ गए अगली कतार में। अब इसका इस डिबेट से कोई लेना देना नहीं है, जिसको जो समझना वो समझे, इस पर चर्चा से इसका कोई लेना नहीं है शेर का। बस चूंकि मैं पढ़ रहा था तो सामने आ गया एकदम से, तो वो मैंने बोल दिया। अब देखिए राजीव जी, जो आपकी पहली बात है कि त्रिपुरा नहीं गए राहुल गांधी और मेघालय पहुंच गए, तो मुझे लगता है ये भी एक रणनीति के तहत है। ऐसा मुझको लगता है कि त्रिपुरा में नहीं जाना जो है, वहां चूंकि तृणमूल कांग्रेस भी लड़ रही है और सब कुछ लड़ रहे हैं, वहां सब तरीके के मसले हैं, और वहां एक गठबंधन उनका था सीपीआईएम के साथ में, तो सीपीआईएम के साथ में उनका क्लैश भी है केरल में, स्थानीय राजनीति जो दोनों राज्यों की, और वो आते हैं चुनकर के केरल से। तो केरल की स्थानीय राजनीति में भी राहुल गांधी का दखल रहना ही रहना है, चूंकि वहां के सांसद हैं। तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जो है कोई गलतफहमी पैदा ना हो, मुझे लगता है कि इसको बचाने के लिए जो है वो उन्होंने ये कदम उठाया होगा कि त्रिपुरा नहीं गए और अब मेघालय पहुंचे। और मेघालय पहुंच के उन्होंने जिस तरीके से वार किए हैं प्रधानमंत्री के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रच्छन्न सहयोगी हैं उनके ऊपर, वो सीधे सीधे अब ये बात बता रहे हैं कि राहुल गांधी अब जिस रास्ते पे बढ़ रहे हैं, अब इसी चुनाव में उसके नतीजे आ जाएंगे या नहीं आएंगे वो एक अलग का मसला है। चुनाव में उसके नतीजे आएंगे या नहीं आएंगे वो भी एक अलग का मसला है, लेकिन एक रास्ता जो है वो निश्चित तौर पे अब तय होता हुआ दिखाई दे रहा है कि किस रास्ते पे अब कांग्रेस को जाना है और देश की राजनीति को कांग्रेस किस रास्ते पे लेकर के जाना चाहती है। तो जो सवाल दावा उठ रहे थे कि गठबंधन किससे होगा किससे नहीं होगा, तो ये मुझे लगता है कि गठबंधन होगा कि नहीं होगा, किसके साथ रणनीतिक साझेदारी होगी और किसके साथ किस तरीके के गठबंधन होंगे, कहां कहां किससे होंगे नहीं होंगे, ये धीरे धीरे करके चीजें एक तरीके से स्पष्ट होती जाएंगी। और ये भी अब स्पष्ट होता जा रहा है कि राज्यों के चुनाव को भी उतना ही महत्वपूर्ण अब समझा जा रहा है जितना लोकसभा के चुनाव को समझा जा रहा है। तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब खड़गे जी ने जिस तरीके से हमला किया नागालैंड से और कहा कि जो है 100 मोदी आ जाए 100 शाह आ जाए, तो ये जो सीधे सीधे अटैक हैं, तो जो 56 इंच की छाती पे जो ये वार हो रहे हैं कांग्रेस के राजीव जी, तो अब ये देखना है कि वो 56 इंच का छाती जो है वो कौन सी ढाल लेकर के आती है जिसपे उस ढाल पे जो है इन वारों को वो झेल सके। तो अब ये देखना होगा कि वो ढाल जो है 56 इंच की छाती की वो मजबूत है या कांग्रेस जो वार कर रही है वो ज्यादा मजबूत है। तो ये तो अब तय होगा 2024 की करेगी। तो अब जो चीजें सब मिलाकर के सामने आ रही है उससे ये चीजें एक तरीके की बिल्कुल जो है वो साफ साफ बनती चली आ रही है। अब जो एस जयशंकर जी का जो इंटरव्यू छपा है राजीव जी, एक तो ये कांग्रेस की जो पिछली सरकार रही खासतौर से यूपीए 2 और यूपीए 1, लेकिन यूपी 2 के खास तौर में मुझे लगता है कि वो उसको चलाने वाले लोग जो थे, उस सरकार को चलाने वाले, वो या तो अनाड़ी किस्म के थे या बहुत सी चीजों को वो इग्नोर करते रहे। यानी उस सरकार के 2-2 सचिव जो हैं वो मंत्री बने बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आरके सिंह जिन्होंने हिंदू भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद कहा था,
वो आर.के. सिंह जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री हैं, और जो विदेश सचिव थे वो इस समय केंद्रीय एस जयशंकर साहब जो हैं वो इस समय बने हुए हैं केंद्र में विदेश मंत्री। तो कांग्रेस के लोग जो थे क्या समझ नहीं पाए थे कि किस तरीके के लोगों को आप नियुक्तियां दे रहे हैं। आप अगर उस समय भी एस जयशंकर के ऊपर कोई कार्रवाई करते तब भी एस जयशंकर आज यही इंटरव्यू देते जो उस समय हटाने के बाद देते। तो अब मुझे लगता है कि एस जयशंकर की स्थिति जो है वो उनके पिताजी का इंटरव्यू का लेख छपने के बाद जयंत सिन्हा जैसी स्थिति हो गई असल में। तो अब जयंत सिन्हा की स्थिति से उबरने के लिए एस जयशंकर को जो है काफी कुछ बोलना पड़ रहा है। तो आप उनका दर्द समझिए। मतलब एस जयशंकर मन से शरीफ आदमी हो सकते हैं, होंगे, मेरी उनसे कोई परिचय नहीं है, ना कोई मेरा उनसे कोई दुश्मनी है जो मैं कह दूं कि वो शरीफ आदमी नहीं है। जिस तरह की बातें वो करते हैं तो अंग्रेजी में बोलते हैं खासतौर से ज्यादा, तो शरीफ आदमी ही लगते हैं, और हर अंग्रेजी बोलने वाला जो है वो आम भारतीयों को शरीफ ही लगता है, तो वो होंगे शरीफ आदमी। तो लेकिन वो जिस तरीके की बातें कर रहे हैं तो वो मतलब उस यशवंत सिन्हा और जयंत सिन्हा वाली स्थिति से जो बाहर निकलना चाहते हैं। महंगाई जयंत सिन्हा को भी नहीं दिख रही थी, थाली में गरीबों की थाली में से रोटी और दाल सब्जी वो छीनना चाहते थे, तब वह उसी स्थिति में एस जयशंकर साहब जो है वो मुझे लगता है आ गए हैं कि अब मोदी जी की जो है वो कृपा दृष्टि जो है, मैं कृपा नहीं कह रहा हूं क्योंकि मोदी जी कृपा दृष्टि बोलते हैं, कृपा दृष्टि जो है वो जयशंकर जी के ऊपर ना पड़ने पाए, तो इसलिए अब ये जो है वो सब कुछ करके जो है वो दिया गया है। अब जो नेहा सिंह राठौर के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है, अब इस पे आखिरी मसला जो है, एक तो राजीव जी जो कोई भी तानाशाह होता है वो लेखकों कवियों से बहुत घबराता है, और मुझे ध्यान नहीं पड़ रहा है वो कहाँ की घटना है, और बार सोशल मीडिया पे भी खूब वायरल होती है, वो ध्यान से रहा है कि बच्ची जो माँ से पूछती है कि राजा ने पापा को जो क्यों गिरफ्तार करवा लिया, तो वो माँ कहती है कि वो पापा ने कविता लिखी थी, तो बच्ची कहती है तो वो राजा भी कविता लिख देता। तो अब अगर नेहा सिंह राठौर कुछ गा रही हैं और इतना शऊर जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास होता कि उसका जवाब जो है वो सरकारी बन के नहीं दिया जा सकता है, गा करके भी दिया जा सकता है, तो काहे को बेचारे नोटिस भेजते। तो ये है, अब उसमें है क्या कुल मिला के। अब अगर यही बुलडोजर जो है वो किसी मुसलमान के घर पे चला होता, किसी दलित के घर पे चला होता, तो नेहा सिंह राठौर को नोटिस नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक तुष्ट होता। तो नेहा सिंह राठौर अगर उस पर कोई आपत्ति जताती है, उसको कुछ गाती, तो ये बताया जा रहा है कि देखो मुसलमान के घर पे बुलडोजर चला और 12 का बुलडोजर तैयार खड़ा है। लेकिन ये बुलडोजर चूंकि पंडित जी के घर पे चला और उसमें 2 ब्राह्मण महिलाओं की मौत हुई, तो ये सवाल जो है, ये चीजें जो है वो जनता के सामने नहीं आने पाए, और ये जनता के सामने इस तरीके से चीजें आ रही हैं, इसलिए ये नोटिस मिला है। तो इसका बुलडोजर से कोई लेना देना नहीं है, ना नेहा सिंह राठौर से कोई लेना देना है। असली मसला ये है कि वो जो बुलडोजर है उसकी जो परतें खुल रही हैं कि ये बुलडोजर तो जो कहीं रुक ही नहीं रहा है, कहां कहां घूम रहा है, इसलिए नेहा सिंह राठौर को जो है ये नोटिस दिया गया है। तो कुल मिलाकर राज्य की स्थिति यही कि एक तरीके से डराने की भी चीज है कि लेखकों और कवियों और गायकों सब समझ जाओ कि आपको जो है कुछ बोलना नहीं है। तो यही जो है वो, लेकिन राजीव जी बात वही है कि शब्द जो है वो जब एक बार निकल जाते हैं तो लौटते नहीं है। अब राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि मैंने संसद में ये कहा, तो बोल दिया संसद में राहुल गांधी ने, आपने काट दिया उससे, लेकिन जो निकल गया शब्द वो लौट के नहीं आना है, वो घूमते रहेंगे शब्द। हमारे तमाम जो धर्म ग्रंथ हैं बहुत से वो श्रुतियों पे आधारित हैं, मतलब सदियों तक जो है लोग एक दूसरे से सुनकर उनको गाते रहे। तो राहुल गांधी जो बोल चुके हैं कि अडानी जी और मोदी जी का संबंध क्या है, तो आप उसे संसद की कार्रवाई से निकाल दीजिए, जहां अखबारों में छप चुका है वो अखबारों को पन्ने फड़वा दीजिए, लेकिन अब जो शब्द निकल चुके हैं वो घूमते तो रहेंगे, घूमते रहेंगे। उसके सवालों के जवाब जो हैं वो सरकार को देने हैं, वरना जनता स्वयं हिसाब लेना जानती है। अब ये जनता के ऊपर निर्भर करता है कि वो जवाब लेती है कि नहीं लेती। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अडानी का मामला जब आता है, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आपसे जरा समझना चाहूंगा कि क्या ये आपको लगता है कि ये मामला धीरे धीरे गंभीर होता जा रहा है? 609 नंबर से 609वें नंबर से दूसरे नंबर पर आना और अब 27वें नंबर पर जो उल्टी गिनती शुरू हो रही है, और देश के लिए और अडानी जी के लिए और देश की सरकार के लिए ये मामला क्या गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है क्या? देखिए राजीव जी, मैं बहुत गंभीर बात कर रहा हूं जी, और क्योंकि इसमें तकनीकी बात करूंगा तो आपके श्रोताओं से, दर्शकों से निवेदन करूंगा कि थोड़ा ध्यान से समझें।
देखिए इस केस में, अडानी के केस में, क्योंकि ये आरोप लगाए, अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ना आई होती, एक बहुत बड़ा, इतना बड़ा कांड होता कि विश्व का सबसे बड़ा कांड होता। ये तो अच्छा हुआ कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई और जो इन्होंने एफपीओ लाए थे वो फेल हो गया। मैं बताता हूं कैसे। देखिए, आप किसी कंपनी में दो प्रकार से पैसा उठाते हैं। एक होती है इक्विटी, जो कि प्रमोटर्स का पैसा होता है, शेयर होल्डर्स का पैसा होता है, और दूसरा होता है लोन, जो डेट कहा जाता है। क्योंकि इस कंपनी में हिंडनबर्ग का आरोप यह था कि इसमें 25% फ्री फ्लोटिंग स्टॉक्स नहीं है, इसका माने रिटेल इन्वेस्टर्स के पास स्टॉक नहीं है, इसलिए सारे के सारे शेयर जो थे वो अडानी जी के पास या उनके मित्रों के पास थे। इसलिए उन्होंने शेयर प्राइसेस को मोनोपुलेट करके इसको 4000 तक पहुंचा दिया। अब समझिए, एफपीओ में यह कहा गया था कि जो हम ये 20,000 करोड़ रुपए उठाएंगे, इससे हम ऋण वापस करेंगे। अब सोचिए खेल कितना बड़ा था, ये बहुत बड़ा खेल था। अगर ये 20,000 करोड़ मार्केट से मान लीजिए उठ गए होते और इसमें से 10,000 करोड़ रिटेल इन्वेस्टर्स के लग गए होते, बड़े बड़े लोगों के न लगे होते, अगर रिटेल इन्वेस्टर के पैसे लग गए होते तो जितने आपने लोन ले रखे हैं उसको आप वापस कर देते। और जब लोन को वापस कर देते तो जब आप लोन लेते हैं, आपकी लायबिलिटी होती है, बैंक आपने अगर लोन दिया है, आपने लिया है और इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का पेमेंट नहीं कर रहे हैं, आपको दंड दे सकते हैं। लेकिन जब इक्विटी में आप पैसा लगाते हैं एज ए शेयर होल्डर, आपका कोई अधिकार नहीं है कि डिविडेंड पाएं, और अगर शेयर प्राइसेस गिर जाते हैं आपका कोई अधिकार नहीं कहीं शिकायत करने जाने का। अगर ये पैसा रिटेल इन्वेस्टर उठा लेते और ये लोन वापस हो जाते तो देनदारी इनकी सारी बंद हो जाती। रिटेल इन्वेस्टर जिनके पास 10-15 हजार करोड़ का लोन आ गया होता, अगर शेयर प्राइसेस घट के 4,000 से 1,000 पे आ गए होते तो 25% पे रिटेल इन्वेस्टर, छोटे निवेशकों का पैसा डूबता। क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, क्योंकि शेयर प्राइसेस गिर गए, तो मार्केट में जो ऑफर प्राइस इनका 3200 था वो घट के 1700 आ गया, तो रिटेल इन्वेस्टर्स ने पैसा नहीं लगाया। ये इन्होंने अपने पूंजीपति दोस्तों और राजनीतिक मित्रों के पैसे लगवा दिए, क्योंकि उनके पैसे थे और आधे हो गए थे, इसलिए उन्हें वापस करना पड़ा। तो ये जो एक षड्यंत्र था बहुत बड़ा कि हम मार्केट से पैसा उठाएंगे, रिटेल इन्वेस्टर से पैसा उठाएंगे, उसके बाद लोन वापस कर देंगे जिससे हमारी देनदारी खत्म हो जाए, और उसके बाद शेयर प्राइसेस गिर जाएंगे 25%, और हम कहेंगे शेयर प्राइसेस गिर गए तो हम क्या कर सकते हैं, तो शेयर मार्केट का सिद्धांत होता है। तो वास्तविकता में मेरा बिल्कुल स्पष्ट कथन है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने भारत के छोटे पूंजी निवेशकों को बचा लिया है। और क्योंकि ये कलई खुल गई है, क्योंकि ये शेल कंपनीज की बात पता चल गई है, और जो प्लेज करके शेयर्स लोग उठाए गए हैं और उसकी इंफॉर्मेशन सेबी को नहीं दी गई है, अभी तो जो कांड है वो अगर 100 का कांड है, अगर ये पैसा उठ गया होता और रिटेल इन्वेस्टर्स ने पैसा लगा दिया होता, ये विश्व का सबसे बड़ा स्कैंडल होता। और एक छोटे सोची समझी रणनीति के तहत, षड्यंत्र के तहत ये एफपीओ लाया गया था, और इससे लोन वापस करके रिटेल इन्वेस्टर्स को बेवकूफ बनाने का षड्यंत्र। तो मैं तो ये मानता हूं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने हमारे देश के छोटे निवेशकों को राजीव जी बचा लिया है। जी, छोटे निवेशक बच गए हैं, इसका मतलब कि देश की जनता जो है वो बच गई है। और इसमें जो पैसे लगे हैं, जो एलआईसी और एसबीआई के पैसे की बात लगातार हो रही है, वो भी शायद कहीं ना कहीं, क्या लगता है, बच गए हैं स्वामी जी एलआईसी और? देखिए, एलआईसी और एसबीआई में जो म्यूचुअल फंड ने पैसे लगाए हैं वो तो डूब गए हैं। लेकिन देखिए, कोई म्यूचुअल फंड आप खरीदते हैं 1 लाख रुपए का, तो मान लीजिए 5,000 रुपए उसमें लगे हुए हैं अडानी में, 5% डूबेगा। लेकिन अगर रिटेल इन्वेस्टर बिना म्यूचुअल फंड के सीधे चला गया होता शेयर मार्केट में अडानी के, और आज 50% गिर गया होता, तो उसका 1,50,000 हो जाता। तो म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफिकेशन होता है, इसलिए उसमें थोड़ी सेफ्टी नेट होती है। डायरेक्ट शेयर्स में अगर तो एसबीआई और एलआईसी वाला, तो शेयर में जिन लोगों ने पैसा लगाया है 2-3%, तो उनका म्यूचुअल फंड की वैल्यू नीचे कम हो गई है केवल अडानी शेयर की वजह से। लेकिन रिलायंस के शेयर बढ़ गए हैं, आईटीसी, हिंदुस्तान लीवर के शेयर बढ़ गए हैं, तो म्यूचुअल फंड में बहुत ज्यादा अंतर उनको नहीं पड़ेगा। आपने इकोनॉमिक टाइम्स में आज एक और न्यूज पढ़ी होगी, म्यूचुअल फंड ने कैश, जो मार्केट के अंदर पोर्टफोलियो के अंदर जो कैश होता है उसका कंपोनेंट बढ़ा दिया है। 5.5% का कैश है आज म्यूचुअल फंड के पास, और कैश में म्यूचुअल फंड तब जाते हैं जब उन्हें लगता है मार्केट गिरने वाला है, और ये हाईएस्ट लेवल है। इसका मतलब यह है कि म्यूचुअल फंड में जिन्होंने लगाया, जिन्होंने प्राइवेट म्यूचुअल फंड में लगाया, उन्होंने पैसा नहीं लगाया था अडानी में, उनका पैसा नहीं डूबा है। लेकिन जिन लोगों ने एलआईसी और एसबीआई और
सरकारी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा के विश्वास किया था, उनका पैसा 3-4% तो डूब चुका है। लेकिन अगर ये एफपीओ हो जाता और पैसा लोन के वापस हो जाते, रिटेल इन्वेस्टर के 60% पैसे सीधे डूबते। जी, रिटेल इन्वेस्टर के डूबते, लेकिन आम जनता पे इसका फर्क पड़ता है क्या? प्रोफेसर रविकांत जी, जो बातें बहुत अच्छे ढंग से समझा रहे हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, और हम समझने की कोशिश भी कर रहे थे कि आखिर क्या अदानी का मामला जो है वो धीरे धीरे गंभीर होता जा रहा है, क्या इसमें सरकार इस दलदल में फंसती हुई नजर आ रही है, और इसीलिए बार बार अदानी का नाम किसी भी रूप में अगर लिया जाता है तो वो नागवार गुजर रही है। आपसे समझना चाहता हूं कि क्या आम जनता पे, आम वोटर्स पे इसका असर पड़ेगा? प्रोफेसर अभी देखिए, ये थोड़ा सा पेचीदा सवाल मुझे लग रहा है। इसलिए लग रहा है कि वैसे तो सामान्य सी बात है कि असर पड़ना चाहिए, लेकिन सरकार के पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत योजनाएं हैं, बहुत लोग हैं जो दिखते नहीं हैं, वो सरकार के नहीं है, वो पार्टी के नहीं है। आपने देखा होगा कि इसी दरमियान अचानक बाबाओं की बाढ़ आ गई, कुकुरमुत्ते की तरह उग आए वो। कोई हिंदू राष्ट्र बना रहा था, कोई नरसंहार करवा रहा था, कोई किसी की गर्दन काटने पर 21 लाख का इनाम दे रहा था। ये सब क्यों हो रहा है? ये ऐसे ही नहीं अचानक बाबा आ जाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, या कुछ गोरक्षक सो कॉल्ड, बल्कि वो गुंडे विशुद्ध रूप से वो आता है। वो गुंडे शब्द तो उनके लिए बहुत मामूली है, असल में वे आतंकी हैं। वो आते हैं और 2 लोगों को उठा करके उनको मारते हैं और उसके बाद जला देते हैं। ये हैवानियत का और इस तरह के नरसंहार के पूरे जो उद्बोधन हो रहा है, इसके जरिए सरकार अपने कुकर्मों को ढकना चाहती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह सवाल बड़ा पेचीदा है। वो बड़े बड़े इस तरह के नारों के जरिए, नफरत भरे अल्फाजों के जरिए ये जो पूरा तांडव खड़ा किया जाता है लोगों के सामने, उसमें वो अपनी महंगाई को, गरीबी को, भुखमरी को, रोज पड़ने वाली मार को, इस सब को भूल जाए और लग जाए इस पर कि देखिए साहब बाबा क्या कह रहे हैं, क्योंकि दिन भर तो टेलीविजन पर वही होना है। इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है। सबसे बड़ी जो हाथ दिक्कत मुझे लगती है वो है हमारा मिडिल क्लास, जिससे हम उम्मीद भी करते हैं, और सारी दुनिया में अब तक की जितनी भी क्रांतियां हुई हैं आधुनिक समय, वो माना जाता है कि मध्यवर्ग के जरिए हुई। वो मध्यवर्ग धर्म की अफीम चाट करके सो रहा है। उसको जो भी मार पड़ रही है वो उसको कहीं नियति के नाम पर, कहीं ईश्वर के नाम पर, कहीं कुछ और, उसको लगता है कि अब कुछ हो नहीं सकता है। इस वजह से बदलाव की उम्मीद हमको अब इस तत्काल, जो मैं कह रहा हूं, तत्काल कम दिखाई पड़ती है। लेकिन आप ये कब तक चलाएंगे? कब तक ये बाबा ऐसा करेंगे? और क्या ये जनता बैठी रहेगी? जिसके पेट में अन्न नहीं होगा, जिसके बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, जिसके परिवार के लोग कभी ऑक्सीजन की कमी से, कभी और दवाओं की कमी से मर जाएंगे, और ये सरकार हाकेगी लोगों को, तो क्या लोग ऐसे ही बने रहेंगे? इसलिए ऐसा नहीं है कि ये बदलाव नहीं होगा, बदलाव होगा, वक्त लग सकता है। और ये बदलाव दिखा, पिछले 5 महीने हम लोगों ने देखा, लोग जिस तरह से राहुल गांधी से मिलने के लिए निकल रहे थे, मुझे लगता है कि लोग वो लॉ खोज रहे थे, वो अवसर तलाश रहे थे कि जहां वो अपने दुख दर्द को आकर के कह सकें और इस सरकार के खिलाफ कुछ बोल सकें, अपने दर्द को बयां कर सकें। ऐसा नहीं है कि लोग बदलाव नहीं चाहते, लोग बदलाव करने के लिए तैयार नहीं बैठे हैं। वो बदलाव के लिए चाहिए नेतृत्व चाहिए, वो राहुल गांधी में दिख रहा है। और ये हम लोगों ने देखा, 5 महीने तक इस सरकार ने पूरा जोर लगा करके इस पूरे यात्रा को कहीं मीडिया पर आने नहीं दिया, लेकिन वो लोगों के दिलों में राहुल गांधी पहुंचे। आज राहुल गांधी की जो लोकप्रियता है, लोग देख रहे हैं
और दूसरी तरफ मोदी जी का जब तस्वीर आती है तो लोग टेलीविजन बंद करते हैं। ये भी इसी दौर में हो रहा है। राहुल गांधी के लोग बात कर, मैं तो पिछले दिनों जब इस पर चर्चा कर रहा था तो मैंने ये भी कहा था कि हमने जिन ऐसे लोगों से बात की है जो राहुल गांधी को गाली देते थे, और वो कैसे देते थे, वही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे थे, नफरत जो पैदा हो रही थी, वो जब राहुल गांधी को पैदल चलते हुए देख रहे थे तो एक अपराध बोध उनकी आंखों में मुझे दिखता था, और वो कहते थे कि नहीं, राहुल गांधी काम तो अच्छा कर रहे हैं। मन में तो उनके भी था कि जो हो रहा है गलत हो रहा है, लेकिन कह नहीं पा रहे थे। तो राहुल गांधी ने लोगों के मन से वो डर निकाला और वो हौसला दिया कि लोग इस बात को कह सकें और बदलाव के लिए तैयार हो सकें। तो जरूरत इस बात की है कि सड़क पर उतर करके फिर से चाहे राहुल गांधी या उनकी टीम के और लोग वो निकलें और लोगों के जो बदलाव की भावना है उसके साथ अपने को जोड़ करके आगे ले चलें। तो ये जो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं वो सारी बातें लोगों को समझ में आएंगी। ये जो अफीम चटाई जा रही है वो भी दूर होगी, वरना ये जो दिन हम लोग देख रहे हैं, क्या हमें ऐसे टॉपिक पर बहस करने की जरूरत पड़ती या कभी की गई होगी कि हम बाबाओं पर, धर्म की अफीम पर, दंगों पर और ये जो नफरत का बोलबाला है इस पर बहस करने की जरूरत थी? हम लोग इस हिंदुस्तान की जो तस्वीर, जो तकदीर है उस पर बात करते थे, गर्व करते थे। आज आप गर्व करेंगे, 1 साल के भीतर 2.25 लाख लोगों ने देश की नागरिकता छोड़ी है। छोड़ दी। आप मुंह दिखाने लायक हैं क्या? वही प्रधानमंत्री मोदी जो कहते थे कि मैं ये देखना चाहता हूं कि अमेरिका के लोग भारत का वीजा लेने के लिए लाइन में खड़े हो, आज क्या हो गया है? आपने बना दिया है ऐसे हिंदुस्तान को कि जहां जो लोग जिस हिंदुस्तान को प्रेम करते थे वो आज छोड़ करके जाने के लिए, अभी एक सर्वे आया है, 17% लोग जिन पर सर्वे हुए वो भारत की नागरिकता छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। ये हालत आपने बना दी है, तो अब बदलाव होगा, निश्चित रूप से होगा। जी जी, आना चाहता हूं, बुशरा जी कुछ जोड़ना चाहते हैं, फिर प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास आता हूं। जी बुशरा जी। जी, बहुत छोटी सी बात मैं यहाँ जोड़ना चाह रही हूँ राजीव जी, जो आपने सवाल पूछा था अभी कि क्या जनता पर इसका असर पड़ेगा, तो आप ये देखिए उसके बाद लोग अपने ही पैसे लेने के लिए सड़कों पर, लाइनों में, एटीएम, बैंक के बाहर लगे मरे अपने ही पैसे लेने के लिए। लेकिन उसके बाद ये लगा कि अब तो एक वेव है और अब बदलाव देखने के लिए मिलेगा। लेकिन हुआ क्या, वो आपके सामने है। जीडीपी जिस तरह से नाफिज की गई, उसके बाद ये लगा कि अब शायद अब तो हद ही हो गई कि देखिए उसके बाद फौरन ये किया गया है, जीडीपी लाई गई है और छोटे मझोले जो व्यापारी हैं बिल्कुल एकदम खत्म हो गए हैं। जो मिडिल क्लास है खासतौर पर, वो उसकी कमर तोड़ दी गई है और वही जो है बीजेपी का बड़ा वोट बैंक भी माना जाता है। और अब देखिए अब तो बस नैया डूब गई। लेकिन हमने फिर देखा, फिर कोरोना, पहली और दूसरी वेव हमने देखा कि किस तरह से लोग सड़कों पर दम तोड़ रहे थे, हॉस्पिटल्स में दम तोड़ रहे थे, घरों में दम तोड़ रहे थे और हाहाकार मचा हुआ था। लोगों के पूरे घर, कारोबार, सब कुछ तबाह बर्बाद हो गए। आप और मैं और हम जैसे पत्रकार उत्तर प्रदेश में गलियों में घूमे, लोगों से बात करने के लिए, लगा कि एक बदलाव की लहर है। लेकिन आप ये देखिए जब बटन दबा तो वो बटन कहीं ना कहीं वो उंगली जो है वो कमर पर जाकर ही रुक जाती है। तो ये सिनेरियो फिलहाल का है। ये कब बदलेगी तस्वीर? जब देखिए जब सीधी मार पड़ रही थी लोगों के ऊपर, उनकी जेब से सीधा पैसा निकल रहा था, गरीब से लेकर मिडिल क्लास से लेकर अपर क्लास से लेकर, तब तो उनके ऊपर कोई फर्क पड़ा नहीं हो, फिर भी जाकर उन्होंने बीजेपी को ही वोट किया। अभी तो आप ये देखें कि टेक्निकलिटीज में लोग उलझे हुए हैं। अडानी के जिस तरह से शेयर्स गिर रहे हैं उससे सीधे तौर पर लोगों को कितना फर्क पड़ा है, कितने लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, कितने लोगों ने एलआईसी और इन सब में निवेश किया होगा, कितना सीधे तौर पर उनको फर्क पड़ेगा, ये अभी दूर की कौड़ी है और इस पर बहुत मंथन की अभी जरूरत है। सीधे तौर पर ये कह देना कि लोगों को इस पर फर्क पड़ेगा, ये मैं अभी कहूंगी कि हमें थोड़े ठंडी करके जो है इस चीज को देखना पड़ेगा। अभी फौरन हमें कहें कि ऐसे हुआ है और ऐसे इसका रिजल्ट मिल जाएगा, ये तो आपने देखा कि मैंने जो एग्जाम्पल्स दिए, अगर होना होता तो तब होना होता तो अभी उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में होता। लेकिन आप ये देखें कि जितने भी इलेक्शन हुए वहां पर क्या रिजल्ट देखने के लिए मिला है वो हम सबके सामने है। तो अभी भी जो एक अफीम जो चटाई गई है वो उसका नशा इतना गहरा है कि अभी वो उतरने का नाम नहीं ले रहा है, अभी हैंगओवर है।
और वो छोटी मोटी चीजों से उतरेगा नहीं। अभी विपक्ष की जो पार्टियां हैं उनको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। जब तक एकजुट एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगी, जब तक छोटे छोटे लालचों में नहीं फंसेंगी, जब तक ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से डरना बंद नहीं करेंगी, तब तक ऐसा ही होता रहेगा कि एक पार्टी जो है उसका दबदबा लगातार बढ़ता रहेगा। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। नशा जो है दो रूप में उतरता है, एक तो जब उसका समय खत्म हो जाता है तब उतरता है, दूसरा जब गहरी चोट लगती है, आघात पहुंचता है तब उतरता है। अब देखना होगा कि किस रूप में कैसे नशा उतरता है, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रही हैं बुशरा जी। अखिल स्वामी जी कुछ जोड़ना चाह रहे थे, फिर क्लोजिंग कमेंट के लिए आना चाहता हूं जेपी सिंह साहब। जी स्वामी जी। नहीं राजीव जी, केवल एक लाइन ये जोड़ना चाह रहा था। देखिए, देश के लिए बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण संरचना और चक्रव्यूह रचा था बीजेपी ने, हिंदुओं को मुसलमान और क्रिश्चियनों के खिलाफ खड़ा करना। इस नैरेटिव का केवल एक काउंटर नैरेटिव बन सकता था जो अपोजिशन ने बना लिया है, जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं। पहला रामचरितमानस और दूसरा जातीय जनगणना। जातीय जनगणना का जितनी खिलाफत बीजेपी करेगी और रामचरितमानस पे जितना ज्यादा डिस्कशन करेगी, जो बात कही जा रही है कि दलितों के साथ और बैकवर्ड्स के साथ सवर्णों ने अन्याय किया है, वो खाई चौड़ी होगी। ये देश के लिए और ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। अभी तो देश बटा है केवल अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों में। अभी एक बांट हुई है और दूसरी बांट अगर हो गई पिछड़ों और अगड़ों के बीच में, देश की जड़ें हिल जाएंगी। और जो विपक्ष के पास एकमात्र रणनीति है बाबा और साधुओं से लड़ने की, और ये हिंदूवाद और हिंदुत्व से लड़ने की, वो केवल है हिंदुओं को बैकवर्ड और फॉरवर्ड में डिवाइड करना, जिसकी शुरुआत उन्होंने कर दी है। अगर वो सफल होंगे, अगर चुनाव जीतेंगे, तो केवल इस आधार पर जीतेंगे कि सवर्णों और बैकवर्ड्स के बीच में डिवीजन हो जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि जातीय जनगणना और रामचरितमानस का प्रकरण जितना ज्यादा आगे बढ़ेगा, उतना अपोजिशन को स्पेस ऑटोमेटिकली मिल जाए, क्योंकि बीजेपी केवल सवर्णों की पार्टी रह जाएगी और जो नारा रखता है 85-15 का, वो सिद्ध हो जाएगा। इसलिए देश के लिए यह उचित है कि ना तो धार्मिक वर्गीकरण हो, ना जाति वर्गीकरण हो, कोई बंटवारा ना हो, हम सब मिलजुल के रहें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जेपी सिंह साहब क्लोजिंग कमेंट। देखिए, दो तीन बातें मैं कहना चाहता हूं। एक तो नेहा सिंह राठौर के संदर्भ में, नेहा सिंह राठौर को जो नोटिस मिली है और जिस तरह वो मीडिया में आई है, छपी हुई दिखाई पड़ रही है, मेरे हिसाब से उसमें कोई दम नहीं है। वो सिर्फ डराने के लिए नोटिस दी गई है और कानून के अदालत में ये ठहरेगी नहीं। कानून की अदालत में नोटिस तभी ठहरेगी जब जज साहब भी नारंगिया चड्डी पहने, वरना ये ठहरेगी नहीं। हमने गाना गाया, हमारी फोटो है, इससे सामाजिक समरसता कहां बिगड़ रही, वैमनस्य कहां हो रहा है। बाबा का बुलडोजर तो गर्व से कहते हैं कि ये बुलडोजर प्रदेश है, जो कानून तोड़ेगा हम बुलडोजर चला देंगे, तो उसमें भी उनको कोई शर्म नहीं है। यहाँ जो है वो एनकाउंटर जो है वो क्या कहते हैं, मामूली बात है। तो कहने का मतलब है कि नेहा सिंह राठौर के मामले में दोहरा मानदंड की ओर मैं इशारा करना चाहता हूं। अभी जो है आपके बॉम्बे हाई कोर्ट में एक रिट दाखिल हुई थी कि उपराष्ट्रपति ने, धनखड़ साहब ने और कानून मंत्री रिजिजू साहब ने जो हमला किया था सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को लेकर, तो उस पर जो है एक PIL दाखिल हुई थी कि इनके खिलाफ FIR होना चाहिए। इन्होंने संविधान और सुप्रीम कोर्ट का अपमान किया है। उसको वहां बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह कहकर खारिज कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट की इतनी टावरिंग जो है इज्जत है, इतनी ऊंची, कि उसको इस तरह के लोग कहते रहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सवाल है भैया कि उत्तर प्रदेश सरकार में योगी की सरकार जो है उसकी इतनी जो है टावरिंग जो है, मतलब क्या कहते हैं, उसकी इमेज है और इतनी धर्मनिष्ठ सरकार है, लगातार दोबारा आ गई है। अभी जो है जिसने प्रधानमंत्री के सामने उनके चहेते को जो है क्या कहते हैं 100 करोड़ रुपए का जो है मीटर की सप्लाई का काम अदानी का जो है रोक दिया था, तो उसके खिलाफ अगर नेहा सिंह राठौर ने 4 लाइन दावा कर दिया कि बुलडोजर तैयार है और दीक्षित का परिवार को जो है कुचल दिया गया, ये कर दिया गया, तो इसमें कौन सी उन्होंने ऐसी बात कही है जिससे जो है दंगा भड़क जाएगा, जिससे सामाजिक समरसता में बाधा पड़ जाएगी या जिससे घृणा का माहौल बनेगा। ये तो एक बात है। अगर बॉम्बे हाईकोर्ट की बात ले तो इसमें तो इन लोगों को इस तरह की बातों पर देखो संज्ञान भी नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात, जयशंकर जी ने विक्टिम कार्ड खेला है।
जैसा कि उनके पिताजी का लेख वगैरह सामने आया तो उन्होंने एक विक्टिम कार्ड खेला कि साहब हमको हमारे पिताजी को हटा दिया, हमको हटा दिया। लेकिन उन्होंने बड़ी चालाकी से ये नहीं बताया कि जब सरकारें बदलती हैं और वह प्रशासनिक फेरबदल, जो भी नई सरकार आती है वो अपने हिसाब से करती है, उस प्रशासनिक फेरबदल में एक आदमी नहीं हटाया जाता, तमाम अधिकारी इधर से उधर किए जाते हैं। मोदी जी ने खुद तमाम अधिकारियों को इधर से उधर किया है 2014 में, तो 2019 में, 14 में ज्यादा किया है, 2019 में क्योंकि इन्हीं की सरकार फिर से रिपीट हो गई तो इसलिए जो है उसने कम किया है। तो ये जयशंकर जी ने नहीं बताया कि जब उनको हटाया गया तो उनके साथ और कितने लोगों को हटाया गया, और जब उनके पिताजी को हटाया गया था, इंदिरा गांधी आई थी, तो और कितने लोगों के साथ जो है फेरबदल में वो हटाए गए थे। और फिर अगर इनके साथ वहां इनको विक्टिमाइज किया गया था तो बाकी लोग जो हटाए गए थे उनमें क्या हुआ था। और हर बार जो ये दोनों लोग आए थे, चाहे राजीव गांधी आए हो और चाहे इंदिरा गांधी आए हो, तो एक सरकार बदलने पर आए थे ना, चुन करके। तो उन्होंने अपने हिसाब से उसको जो है क्या कहते हैं अपना फेरबदल किया, अपनी टीम बनाई। तो इसमें कौन सा आपत्तिजनक है जो जयशंकर जी जिसका रोना रो रहे हैं, आपको बता रहे हैं। आरके सिंह का आपने नाम लिया कि आरके सिंह मलाई खा रहे हैं, तो आरके सिंह तो चुन करके आए, जयशंकर जी तो ऊपर से लादे गए हैं। आपके बता, जयशंकर सिंह जी को तो आपने वहां वोट दिया है। बीटी सिंह ने ही एक बार परिवारवाद और इस पर कहा था कि अगर जनता के सामने आप जाते हैं और जनता आपको चुन देती है तो फिर आपके परिवारवाद का ठप्पा आपके ऊपर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जनता ने आपको चुन दिया है। तो वो तो आरके सिंह तो जनता ने चुन दिया, हालांकि जनता ने 2-2 बार चुन दिया। जयशंकर जी कहां से चुने गए? और जयशंकर जी जब यूपीए की सरकार में जो है मंत्री थे तो उसमें वो कहते विदेश सचिव थे, तो उस समय दक्षिण भारत की तमाम पार्टियां यूपीए ने शामिल की। कौन सी पार्टी इनकी बैटिंग कर रही थी, ये शोध का विषय है। इसमें भी शोध होना चाहिए कि किस पार्टी ने इनको विदेश सचिव बनवा रखा था, या बनवाने का दबाव जो है उनका बने रहने का दबाव जो है मनमोहन सिंह पर डाल रखा था या कांग्रेस को डाल रखा था जी। तीसरी बात, अभी तक बीजेपी लगातार राहुल बाबा पप्पू के संबोधन से राहुल गांधी को पुकारती आ रही, और ये ऑफेंसिव कांग्रेस की रणनीति है। राहुल गांधी जो स्कीम खेल रहे हैं ना, ये मोदी जी जो कभी बैट और पकड़ लेते हैं ना, उसका जवाब है कि मोदी जी स्क्रीन भी आके जरा करके देखिए, 56 इंच का सीना है आपका। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं जो है क्या कहते हैं मतलब लेक्चर देने। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हलवा घसुआ यूनिवर्सिटी है क्या, या कोई ओपन यूनिवर्सिटी है जो आप कैम्ब्रिज में जा रहे हैं, कैम्ब्रिज में कोई हलवा घसुआ है आपके पास, वहां जा रहे हैं भाषण देने। तो मोदी जी भी जाए ना वहां भाषण देने, हाउडी मोदी विदेश में जाके कर रहे हैं। ये भी बड़ी रेखा खींचने का सवाल है, ये बड़ी रेखा खींच रहे हैं। जिस तरह स्क्रीन करके बड़ी रेखा खींची उन्होंने, पदयात्रा करके बड़ी रेखा खींची भारत यात्रा, उस तरह जो है वो कैम्ब्रिज में जाकर के ये भी जो है बड़ी रेखा खींच रहे हैं कि हम तो वहां भाषण दे रहे हैं, आप भी आओ, और वो भाषण नहीं देंगे, भाषण के साथ तमाम प्रश्नों के जवाब भी देंगे। यहाँ तो मोदी प्रायोजित प्रश्नों का और किसी प्रश्न का जवाब ही नहीं देना चाहते जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। इंटायर पॉलिटिकल साइंस में मोदी जी भाई पढ़े हुए हैं, अब क्या क्या किए हुए हैं वो आप सब जानते हैं। तो अब वो शायद कभी आमने सामने का वाक युद्ध दोनों के बीच होगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा हम जैसे पत्रकारों को। लेकिन अभी सब अपनी अपनी जगह पे हैं। मोदी जी अपनी जगह पे चुनावी भाषण में व्यस्त रहते हैं और राहुल गांधी अपने अंदाज में लगे हुए हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि ऑफेंसिव मोड में है न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि कांग्रेस पार्टी। और परसों से कांग्रेस का जो महाधिवेशन रायपुर में हो रहा है उस महाधिवेशन पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि बहुत कुछ वहां से स्ट्रेटेजी बनने वाली है और उसके बाद शायद और ऑफेंसिव वे में हम देखेंगे, बहुत एग्रेसिव देखने वाले हैं शायद कांग्रेस पार्टी को। और उसके पल पल की रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे। लंबा वक्त गुजर गया, बहुत धन्यवाद देता हूं बुशरा जी। आप जी सिंह साहब जरा ये भी बता दीजिए कि पिछले 8-9 साल में भाजपा का कोई राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ है कि? हाँ, न सिर्फ राष्ट्रीय अधिवेशन की बात बल्कि यहाँ सवाल ये भी है कि अभी जो प्रेसिडेंट के चुनाव हो रहे हैं वो भी क्या उस अंदाज में हुए जैसा कि कांग्रेस करवाती रही है और कांग्रेस के ऊपर परिवारवाद का ठप्पा लगता रहा है। यहाँ कांग्रेस की बात हम नहीं कर रहे हैं, या ना ही जैसा बुशरा जी ने कहा था कि हम प्रवक्ता नहीं है कांग्रेस के, बिल्कुल सही। लेकिन जो बात सही है
उस बात को तो हम दमदारी के साथ कहेंगे ही, चाहे अगर कांग्रेस कर रही है तो कांग्रेस सही कर रही है तो कांग्रेस की बात, अगर बीजेपी सही कर रही है तो बीजेपी की बात हम करेंगे। हम लोग पत्रकार हैं और पत्रकारिता ही करते हैं। बहुत सही कहा था आपने बुशरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया बुशरा जी, बहुत धन्यवाद देता हूं आपको। और बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, प्रोफेसर रविकांत जी, जेपी सिंह साहब, अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबको बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।